सर का है क्यों मैंने इनको सर को आज बुलाया या क्या सर क्यों यहाँ पर आए, क्योंकि सर जो है ना बेसिकली बालाघाट में एक संस्था है कि छू लो आसमान किसने रोका है ना। वो आज हमारा टैगलाइन भी है, देख सकते हैं आप पीछे में, है ना, वही टैगलाइन है। तो ये संस्था का नाम है। देखिए सबसे बड़ी बात है इस नाम में ही सारी बातें छुपी हुई है ना। ये बोला जा रहा है कि भाई आपको किसने रोका है आसमान छूने में, है ना, हमको आगे बढ़ने में किसने रोका है। ठीक है, तो सर जो है बालाघाट में वहां पर बच्चों के लिए वहां पर निशुल्क रूप से, निशुल्क, वहां कोई किसी तरह, बालाघाट, भोपाल और दिल्ली में, यहां तक कि अगर कोई बच्चा जो है भोपाल में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है ना, परीक्षा देने के लिए नहीं, तैयारी करना भी चाहता है, सर जो है उन लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए, इनफैक्ट आप भी, मैंने सर ने मेरे को भी अभी वही बताया थे कि वहां पर अगर आप लोग करोगे तो सर वहां पर उन लोगों के लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था है, हॉस्टल बना के रखे। आप जाके वहां भोपाल में जाओ, पढ़ो, वहां तैयारी करो और है ना। बालाघाट, भोपाल और दिल्ली तीनों जगह सर का लगातार वो चल रहा है और इसमें हजारों लाखों बच्चे। अभी भी जो सर जो है बोले कि अभी मैं भोपाल जाऊंगा कल, जो है ना, कल परसों सुबह, और वहां पर जो भोपाल में जो सेंटर में सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी में इस बार, उनका सर मैंने जो उन लोगों का सम्मान होना है उसमें। तो सोचिए सर की, और सबसे बड़ी बात है सर के धर्मपत्नी भी सर के साथ ही लगी हुई है उस काम में, बच्चों को ये करने में। और सर के इन्होंने जो है गवर्नमेंट के पीसीएस, मैंने जो पीएससी के एग्जाम है, एसएससी, सभी यूपीएससी, सब एग्जाम में कोई ऐसा एग्जाम नहीं, यूपीएससी में इतने स्टूडेंट्स हैं कि सर के कोई ठिकाने नहीं, और सर आज हम लोग के बीच में। और उससे बड़ी बात क्या है कि सर के साथ जैसे आज जो है, आज मेरे को डर वही लग रहा था, इसीलिए मैं पहले वाला मेरे को लगा 2-3 रो खाली करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब सर आते हैं ना, रायपुर भी आए, जैसे कल सर ने अभी रोक के लोगों को मना करके रखा हुआ है कि कल जाऊंगा तो यहाँ दुर्ग में, वहां कुछ प्रतिनिधि मंडल दुर्ग में मिलेगी, कुछ लोग राजनांदगांव में मिलेंगे, ऐसे बने। जैसे अगर सर बोल दे ना कि नहीं मैं नहीं मिलूंगा उन लोगों से, उन लोग सब यहीं पर इकट्ठा हो जाएंगे। पिछले बार हम लोग के साथ वही दिक्कत हुई, 25-50 लोग यहाँ पहुंच गए सर के इसमें। तो और सर का सबसे ये तो है ही है, उसके अलावा सर अभी जो नई एक बात मेरे को पता चली कि सर जो है छोटे बच्चों के लिए भी, नवोदय के लिए भी, उसके लिए भी तैयारी करने के लिए उसका भी क्लास चलवा रहे हैं, और गांव के बच्चों के लिए। और अभी सर के जो जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं सर, जिन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, उनमें सर का इस बार नवोदय में 400 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 400 बच्चों का, एक दो नहीं, नवोदय में 400 बच्चों का सिलेक्शन। और हमारे क्लास में सर, हमारे क्लास में भी जो यहाँ पर जो मोस्ट सक्सेसफुल या इस क्लास का जो आधार स्तंभ है, वो भी नवोदय के बच्चे ही है सर। नवोदय में पढ़ के इन लोग निकले हैं, तब यहाँ पर पहुंचे हैं सर। तो 400 बच्चे सोचिए नवोदय। और उसके अलावा सर का एक और मानना है कि चूंकि सर का ये मानना है कि चूंकि मैं गांव में रहा, पढ़ा, आगे बढ़ा, हर चीज में गांव वालों ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, तो आज सर क्या है कि इतने बड़े पोजीशन पर होने के बावजूद भी, मैं एक अभी कुछ दिन पहले भोपाल गया हुआ था, तो वहां पर संजोग से सर से मिलने में पहुंचा, तो वहां पर देखा कि सर किसी कार्यक्रम, किसी बातचीत में व्यस्त है। तो जब ध्यान से सुना तो पता चला कि कोई गांव का बच्चा जो है बॉम्बे में गया हुआ था कुछ काम के लिए, और 10 साल लापता हो गया था। फिर अभी वो अचानक घर वालों को फोन किया कि यहाँ पर हूँ, तो सर जो है वहां पर मुंबई पुलिस कमिश्नर, पुणे पुलिस कमिश्नर, सबको लगा रहे। मैं वही बोला कि अपना काम जो है ये सब करने के अलावा इस तरह से भी काम, और ये जो सामाजिक काम और पढ़ाई के क्षेत्र में दृष्टि आईएएस आपने नाम सुना होगा, विकास दिवाकृति का, वहां पर सर वहां के बच्चों का जो इंटरव्यू, जो जैसे कल मैम ने बताया था कि जो भी क्वालिफाई कर जाते हैं मेंस में, इंटरव्यू के लिए जो मॉक इंटरव्यू होता है, सर इंटरव्यू के परमानेंट फैकल्टी मेंबर मैंने हमेशा दृष्टि आईएएस में। उसके बाद दिल्ली में जो है ना, दिल्ली में जो नेक्स्ट आईएएस में, वहां परमानेंट फैकल्टी मेंबर। अभी सर बता रहे थे भोपाल में जो है 3 चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, आईएएस ऑफिसर लोग और आईपीएस मिलके एक राउस आईएएस करके उन्होंने वहां पर खोले भोपाल में। और वहां पर भी सर को उन्होंने जो है, सर को एज ए मेंटोर वहां पर उन्होंने नियुक्त किया हुआ है, और सर वहां पर वीकली वंस फ्राइडे को इवनिंग में इकोनॉमिक्स के क्लास लेते हैं, इकोनॉमिक्स के वहां पर। लेकिन हम लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं है कि हम लोग रायपुर में सर का क्लास हम लोग सुन पाए या सर हम लोग का क्लास ले पाए, क्योंकि सर आज ही 2-3 बजे पहुंचे हैं, सोचिए, बाय रोड जर्नी करके।
है ना। और उसके बाद यहाँ पर अभी जस्ट शायद जी मैं अपना बैग रखे और सोचिए कि शायद हमको लगता है कि कुछ ये भी नहीं किए होंगे, वहां सीधा चेक इन करके सीधा आ गए, जबकि इतना थक गए तो थोड़ा देर रेस्ट ले लेता, आधा एक घंटा, ऐसा नहीं। तो ऐसे मैं शख्सियत के लिए मैं चाहता हूं कि मैं सर के ही स्टूडेंट श्री राम जी से निवेदन करता हूं कि सर पुष्पगुच्छ से आप मैंने सर का स्वागत करें। हालांकि राम नहीं लेके आए सब ने, ले सर ये लाइव चल रहा है राम भाई, एक मिनट विशाल ले लीजिए। अब मैं श्री देवलाल सर से निवेदन करता हूं कि वे आए और सर को जो है जो हमारा एक इसको, हाँ इसी को, हाँ जरूर जी। हाँ, मैं जो है अब क्लास में जयंती निषाद से निवेदन करता हूं कि वो सूत का माला जो है जो गांधीवादी तरीका, क्योंकि हम लोग थोड़े गरीब संस्था है तो इसीलिए जो है जी अंजलि से निवेदन करता हूं कि वो श्रीफल देके सर का जो है, क्योंकि सर हम लोग जो है आप जो आज क्लास लेने वाले हैं हम लोग उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे सर, तो ये हम लोग की तरफ से थोड़ा प्रतीकात्मक ये है। और अच्छा है सर आपने जो है राम रुक जी है, तो मैं चाहता हूं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बस मैं आप सब लोगों से 1 मिनट का टाइम लूंगा बस। और एक चीज है ना कि मैं ये बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा इस मामले में कि सर जो है पिछले 2 साल पहले आए, 2 साल के बाद आज आ रहे हैं ना। हालांकि इस बीच में कोरोना भी था और एक सर के साथ एक चीज थोड़ी दिक्कत थी कि सर की माँ जो है बहुत गंभीर रूप से बीमार थी। और उनका क्या हुआ कि जब मैं भोपाल गया तो वहाँ सर जो है पूरा दिखा रहे थे, घर में पूरा हॉस्पिटल में आईसीयू टाइप का सेटअप करके रखे थे, मैडम भी और एक नर्स को भी रखी थी, पूरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। उनका भी हाल ही में निधन हो गया है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग एक बार खड़े होकर थोड़ा सा उनके पुण्यात्मा के लिए एक हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, है ना। क्योंकि वाकई में मैंने देखा कि सर जो है ना इतने उस घटना से माँ बीमार थी उसी समय, इतना मैं भी बोला सर क्या बात है कि ऐसे क्यों ऐसा इतना मलिन हो गया आपका चेहरा, नहीं से आप इतना वाइब्रेंट रहते हैं करके। तो सर ने बताया ऐसे ऐसी चीजें हैं, माँ के साथ ऐसी दिक्कत है, तो अब रही नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि पुण्यात्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, है ना, और सर के परिवार को जो है वो इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, है ना, बस 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए थोड़ा सा आप लोग एक मौन रखिए। ओम शांति जी। मैं दरअसल ये सब में भी मेरा थोड़ा 10 सेकंड 15 सेकंड उसका भी लालच है, क्योंकि मैं जो है ना सर का 5:30 बजे आ रहे हैं, है ना, 6:15 हो रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि 1 सेकंड भी जो है ना सर का, क्योंकि सर का जो है ना आप लोग जब समझेंगे, जब अगर आप लोगों ने हवाई जहाज में सब हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो बोला जाता है कि सबसे पहले आप लोग फास्टन योर सीट बेल्ट करके, है ना, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए करके, है ना। तो अब जब क्लास लेंगे ना तो आप लोगों को वही अनुभव होगा कि आज आप लोग अंतरिक्ष की सैर करेंगे थोड़ी देर में, है ना। ठीक है, ठीक है। मैंने बढ़ जाइए। मैंने राम सर को क्यों रोका है मैं आपको बताता हूँ। यार मेरे को कुछ लगाते आए ना, ये लगाते जरूर आता है, हर दिन ही लगाते हैं, इसीलिए मैंने राम को इसलिए रोका है क्योंकि राम इस समय यहाँ पे इनकम टैक्स पे इन्वेस्टिगेशन में पोस्टेड है, सर्च करो।
सर्च कर दो, सर्च। यार मैं छू लो आसमान के सनों का बड़ा टाइप करूंगा ना, बहुत लंबा आ जाएगा। कॉलेज लाइफ को आसान बना स्टूडेंट्स की लाइफ में ऑलरेडी आईएएस वाला है, चैनल पे जाएंगे वो आ जाएंगे वहां से। मैं क्या है अपनी वीडियो में ये वीडियो दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, जो मेरे सामने लड़का खड़ा है, ठीक है, छू लो आसमान में, मेरा कैसे रुकेगा। अच्छा ये कौन है जानते हैं ना, यही है ना, ये राम सर है, ये प्रतिभा एकेडमी अगर आप सर्च करेंगे भोपाल की, इस समय इनकम टैक्स में है, यहीं पे पोस्टेड है रायपुर में, इसलिए मैंने बुलाया। आपकी क्लास प्रतिभा एकेडमी का अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां पे पैर रखने को जगह नहीं होती थी, और ऊपर 400 लोगों की बैठने की जगह थी, नीचे 300 लोगों की बैठने की जगह थी, और यहाँ पढ़ाते तो नीचे प्रोजेक्टर चलता था। मैं कभी कभी ऊपर आ जाया करता था तो मुझे भी जाने की जगह नहीं मिलती, बच्चे खड़े होकर भी पढ़ते थे, इतनी भीड़ थी। और 2-3 सिलेक्शन हो गया, ज्वाइन नहीं किया गवर्नमेंट सर्विस, फिर इस बार कोविड आया तो मैंने कहा चलो छोड़ो ये सब चीजें, तुम ज्वाइन करो, ये चलती रहेंगी। अब ये ज्वाइन किया तो मैं चाहता था कि आए, मैं राजू जी चाहता था कि मिले। और जो हमारा मुहिम की बात की थी नवोदय के लेकर, बाकी तो बहुत सारे वीडियो तो आपको मिल जाएंगे यूपीएससी पीसीएस को लेकर, मैं मेरे वीडियो नहीं बनते, मैंने बनाना छोड़ दिया हूँ, मेरी वाइफ भी कम बनाती हैं। हमने जो नीचे वाले में हमारी जो मुहिम चली थी, जो बात हुई थी, पीछे और कर, पीछे और कर, और पीछे करो, ये मेरी वाइफ है, आगे चलो, नहीं आगे करो, पीछे को, पीछे करो और पीछे, हमारा वो कहाँ है, ये नवोदय जागृति अभियान जो आपने बताया, क्योंकि आप लोग बोले हमने हमारी जो नई मुहिम है उसके बारे में हल्का, इसलिए कि राम मेरे साथ खड़ा है। राम की कम से कम इस देश में हजारों से अधिक स्टूडेंट एसएससी में, जीएसटी के इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर्स हैं, टीए हैं, सबको ही, मतलब इतना है कि क्या एसएससी का ही मास्टर कहलाता था वहां का। और मैंने इसका यूज किया, और कम से कम 50 वीडियो इन्होंने पिछले बार बनाए। हुआ क्या कि जैसे युवा, जैसे मुझे मालूम है राजीव जी के बारे में, अक्सर कहा जाता है, हमारे देश में कहा जाता है ना कि यदि सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे आसान चीज जो मैं टीवी में एडवर्टाइजमेंट में देखता हूं वो क्या है, रजनीगंधा विमल, सफल होने के एकमात्र माध्यम। तो मुझे लगता है ये सबसे सरल माध्यम है, और थोड़ा कठिन जाएंगे, थोड़ा कठिन जाएंगे, थोड़ा कठिन जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो माध्यम जो है वो है हमारे जैसे गरीबों के लिए, हमारे जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक अच्छा स्कूल। यदि आपकी अच्छी स्कूलिंग नहीं होगी, आपका अच्छा बेस नहीं बनेगा, आपका अच्छा बेस नहीं बनेगा, आप कंपटीशन में खड़े नहीं हो पाएंगे, आपका मोटिवेशन, आपका एक्सपोजर नहीं हो पाएगा, और एक्सपोजर नहीं हो पाएगा तो आपका मोटिवेशन नहीं हो पाएगा। और जैसे ही आप यहां से उठकर, रायपुर से उठकर आप दिल्ली जाएंगे तैयारी करने, या किसी बाहर जाएंगे तैयारी करने, तो वहां के बच्चों को देखकर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, और घर की याद आएगी और दौड़ के वापस आ जाएंगे। 80 से 90% स्टूडेंट वापस आ जाता है। जबकि मेरा मानना है कि वो जो टॉपर है इस देश का और आप में कोई अंतर नहीं है। आपकी आंख उसकी आंख, आपके कान उसके कान, आपकी नाक उसकी नाक, आपके बाल उसके बाल, मेरे ख्याल से अगर आप देख लेंगे तो लगेगा कि आपके दिख अच्छे, उसके तो और बेकार है साले। तो ईश्वर ने आपको वो सब चीजें दी हैं, बस एक गाइडेंस की कमी है, तो मुझे लगता है कि राजू जी यहाँ पे दे रहे हैं, और उसी पे हम लोग बात करेंगे। और मैं ये चीज बता रहा था कि नवोदय हमने जब देखा कि यार हम लोग यूपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी भी कराते हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कराते हैं। आज मैं राजू जी से एक और बात कर रहा था, मेरी माँ का देहांत तो अलग बात है, जब मेरे बाल निकले तो मेरे बाल सफेद निकले, तो मुझे अपनी उम्र का एहसास हो गया। तो मैंने इनसे बोला कि मैं बुढ़ा हो रहा हूं, अब युवाओं को बुलाओ। तो कल जब आपने बुलाया था तो वो सही है, मैं क्या गाइडेंस दे पाऊंगा, लेकिन चूंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, पढ़ाता हूँ, हम लोगों की टीम काम करती है, तो इसीलिए जमीन पहले हम लोग यूपीएससी और पीएससी लेवल पे बहुत काम करते थे, हॉस्टल भी हमारे स्कूल्स भी हैं, एसएससी के लेवल पे ये काम करते हैं, पीएससी और आईएएस के लेवल पे हम लोग काम करते हैं। हमारी टीम है छू लो आसमान किसने रोका है, जिसके ये भी सदस्य हैं जो है यहाँ पे अफसर है आपके रायपुर में पिछले 1 साल से। तो आप इनकी वीडियो में इसलिए दिखा रहा था कि इनकी वीडियो हर चीज के, पटवारी के हैं, आपके नवोदय के हैं। तो नवोदय के पीछे हमने क्यों ध्यान दिया कि हमने देखा कि यूपीएससी और पीएससी के जो बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं ना, उनको वो अच्छा बोल भी नहीं पाते हैं, रड घोट के जैसे भी करके प्री निकाल लिए, मेंस निकाल लिए, इंटरव्यू में उनको अच्छे नंबर नहीं मिलते, या मेंस में भी अच्छे नंबर नहीं मिलते, या चौथे पांचवें छठवें अटेम्प्ट में वो मेंस निकाल पाते हैं। जब हमने इसकी स्टडी की तो हमें समझ में आया कि यार उसका इंग्लिश गणित
और एक्सपोजर, कॉन्फिडेंस बड़ा कमजोर होता है, वो लिखने में बहुत कमजोर होता है, सोचने में बहुत कमजोर होता है। एग्जाम पास करने के लिए वो 4-5 साल लगा चुका होता है इस डर से कि पास होगा या नहीं होगा, निकलूंगा या नहीं निकलूंगा। जो इस डर से वहां रुक गया वो आगे निकल जाता है, और जो वहां से वापस हो गया वो यहीं पे कोई छोटी मोटी दुकानदारी खोलकर स्वाहा हो जाता है। तो हमने इस मुहिम की शुरुआत इसलिए की ताकि गांव के बच्चे को हम बचपन से ही कंपटीशन दे पाए, बचपन से ही उसको एक ऐसा स्कूल दे पाए जहां पर उसका बेसिक्स मजबूत हो। और बेसिक मजबूत होने के लिए नवोदय से अच्छा कोई स्कूल नहीं हो सकता जो गवर्नमेंट ने बनाया है। जो लोग कौन कौन बच्चे नवोदय पढ़े, हाथ खड़े करना। जो 3-4 बच्चे भी आप लोग नवोदय में पढ़े हैं, क्यों 6वीं के बाद से लेकर 12वीं तक आपको कभी पैसा लगा 1 रुपए का भी? शिक्षक कैसे थे, इन्वायरमेंट कैसा था? मेरे ख्याल से आज भी आप लोग याद करते होंगे कि नवोदय जैसा स्कूल कहीं नहीं मिलेगा। और 100 बच्चे अगर पास हो रहे हैं तो बताओ 25% बच्चे कहीं ना कहीं अच्छी जगह लग गए। आपके 10 में से 2 कलेक्टर नवोदय के निकलते होंगे, 10 में से 2 एसपी नवोदय के निकलते होंगे, और जितने बच्चे अधिकारी बन रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं उसमें से 25% का रेशियो बहुत बड़ा रेशियो होता है लाइफ को सेटल करने में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेटल करने में। इसी कारण से हमने नवोदय जागृति अभियान पिछले बार शुरुआत की। हमने इसकी क्लासेस, बैठ जाओ, हमने इसकी क्लासेस लगाई निःशुल्क। पिछले बार 70 क्लासेस निःशुल्क चल रही थी पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अलावा भी चल रही थी। उसके अलावा हमने 6 टेस्ट पेपर करवाए, सब निःशुल्क। हमारी टीम काम करती, पूरे छत्तीसगढ़ में भी हुआ। उसमें 11 राज्यों में 21,000 बच्चों ने भाग लिया। अगर सरकार कराए तो शायद करोड़ों रुपए खर्च हो जाए। ऐसे हमने 5 टेस्ट कराए। ये टेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएंगे, जो है ना आलोक ऐप आप खोलेंगे सब टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। पीएससी के, यूपीएससी के, आईएएस के। मुझे लगता है कि बच्चों के गांव में टेस्ट पेपर भी पहुंच जाना तो आता क्या मालूम हो जाए तो बहुत कुछ कर लेंगे उन लोग, तो उनको मालूम ही नहीं कि आता क्या है। नवोदय के बारे में तो जानते नहीं कि उसमें आता क्या, शायद किसी को मालूम है। सिलेबस, 5वीं के बच्चों को क्या सिलेबस मालूम होगा, सिलेबस होता क्या चीज है। नवोदय की एग्जाम देना कोई बाजू वाले ने दिया, जैसे बचपन में होता था ना कि तुम क्या बनोगी भाई, हम ये बनेंगे, इंजीनियर करने जाएंगे। कहां जाओगे? इंदौर जाएंगे। क्यों जाओगे? बाजू वाली गई इसलिए जाएंगे। ऐसा होता था। तो बाजू वाले से हमारा जीवन बनता था, और मेरे ख्याल से आपके मम्मी पापा का जीवन ना बाजू वालों को देख के बना है। जो निकल गया वो बन गया। आप तो यूट्यूब और फेसबुक आ गए तो बाजू वाला हमारा मोबाइल हो गया है, तो इसीलिए हमारा जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। हमने ये नवोदय अभियान चलाया था। इसमें हमने पुस्तकें बनाई, पुस्तकें लिखी, खुद हमने पुस्तकें लिखी, मेरी वाइफ ने पुस्तक लिखी इसके लिए, और निःशुल्क पुस्तकें बांटी। जो पुस्तक 500-400 रुपए की मिलती, निःशुल्क बांटी गांव गांव में। फिर हमने पेपर बनाए, लगातार क्लासेस चलाई, और इसके बाद ऐप बनाया जिसमें पूरे डॉक्यूमेंट, उसके लाइव क्लासेस चलाई। अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में, पूरे देश में हजारों बच्चे, करोड़ों बच्चे, हम तो 70 ही क्लास चला रहे हैं, और 1100 ही जगह हमने पेपर करा पाए, लेकिन उसकी जगह भी तो गांव में 1100 से अधिक गांव तो आपके जिले में। हमने बोला कोई भी हम छोड़ेंगे नहीं। हमने वीडियोस बनाए, और वीडियो बना के ये गांव गांव तक पहुंचे वीडियो। और मैं बता दूं कि अगर हमारे 50 वीडियो बने होंगे तो 40 वीडियो आपने बनाया। मैं चाहता हूं, और आपके कारण ये जो हमारी मुहिम से डायरेक्ट 400 बच्चे निकले, जो हमें मालूम है, जिसका नाम हमारे पास, इनडायरेक्ट कितने निकले तो भगवान ही जानता है। तो एक हम ये मुहिम बनी और मुहिम बाकी सक्सेस हुई। मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूं कि इस मुहिम को चलाने के लिए किसी दिमाग की आवश्यकता नहीं, किसी रूम की आवश्यकता नहीं। गांव में किसी भी जगह, किसी कोली में, मैं आपको फोटो कभी दिखाऊंगा, फोटो देखेंगे आप। कोठा समझते हैं? कोठा जहां पे गाय बैल बांधे जाते हैं, वहां पे हमने इसको क्लासेस लगाई। पढ़ने वाला बच्चा वहां पे आएगा, और पूरे माँ बाप, हमने बोला, मैं जगह जगह गांव में जाके बात की। मैंने कहा अगर किसी के पास पेन नहीं तो गांव वाले पेन दो, किसी के पास ये नहीं तो गांव वाले कॉपी दो, किसी के पास कुछ नहीं तो गांव वालों ने भी। मैंने कहा अगर आपका त्योहार दिवाली यार लड्डू बनना खिलाने ले बच्चों, क्या बिगड़ता है? एक माहौल तो बनाओ। राजनीति करने में माहौल बनाते हो, छमाछम छत्तीसगढ़ी नाच में माहौल बनाते हो, ठीक है, कोई कार्यक्रम कराते हो माहौल बनाते हो, अरे दुर्गा उत्सव, गणेश उत्सव माहौल बनाते हो। एक बार अपने बच्चों को पढ़ा के इस गांव के भविष्य बनाने का माहौल बना के देखो, क्या मजा आता है। वाकई बहुत मजा आता है। और इस माहौल ने ये मौका दिया। मैं इस बात में कभी नहीं सोचता कितने सफल हुए, कितने असफल हुए। हमें प्रयास करना है, और इसमें कोई वो भी बात नहीं, हमें लोगों ने सहयोग किया, अब हमारा दायित्व बनता है। बस उनके पास एक प्लानिंग की कमी थी, हमारे पास जैसे आपने युवा की प्लानिंग की, हम ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये बताने के पीछे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा यहाँ पे बैठा है वो अपने गांव में 1 घंटा देकर भी उन बच्चों को, 5वीं के बच्चों को वो तैयारी करा सकता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग करें। अगर आप लोगों को कोई भी तकलीफ है, पुस्तक चाहिए, यहां तक कि अगर आपको तनख्वाह चाहिए तो हम तनख्वाह भी देते हैं। 1 घंटा की ट्यूशन का हम 2,000 रुपए, 1,500 जो लेना चाहे देते हैं। जब हमने 50 क्लास खोली थी उस समय 42 लोग हमसे तनख्वाह लेते थे। आज की स्थिति थी कि सिर्फ 2 लोगों को तनख्वाह देते, गरीब ठीक है, तो बाकी सबने मना कर दिया कि बोले ये नोबल कॉज है हमारे बच्चों के, हमारे गांव के लिए।
इस बार हमारा टारगेट है 200 क्लासेस खोलने का, जो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। इस बार अभी बालाघाट में 14 अगस्त का भी जो हमने रखा ना प्रतिभा सम्मान, जो यूपीएससी के बच्चे निकलते हैं वो, तो राम जी को बुलाने के पीछे यही है कि इनके आप वीडियोस भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि, तो मेरी इच्छा है हाँ नवोदय जागृति अभियान में, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आगे भविष्य के, आज युवा भविष्य का जगह जगह दिखे, मतलब आपके कोचिंग का बच्चा, तो उसका बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। बीज के पेड़ से अगर आप पेड़ को मजबूत करेंगे तो वो जो एक आकार ले चुका है ना उसमें थोड़ा सा ठीक कर पाएंगे, लेकिन बीज नीचे से पोषण देंगे ना तो क्वालिटी डेवलप होगी, क्योंकि हमने ऊपर काम किया इसलिए हमको समझ में आया। दूसरी बात, युवा का कोई भी बच्चा पीएससी, आईएएस, एसएससी किसी भी प्रकार का एग्जाम देता है, इंटरव्यू देता है, आप आइए भोपाल में, हम आपके रहने की व्यवस्था, आपके इंटरव्यू की व्यवस्था 6 दिनों की बेस्ट अफसरों के साथ, मतलब आईएएस, आईपीएस, आईआरएस सीनियर अफसरों के साथ हम आपकी इंटरव्यूज कराएंगे, अच्छे बोर्ड बनाएंगे, निःशुल्क रहने की निःशुल्क व्यवस्था और खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था कर देंगे। किसी गरीब के पास पैसा नहीं है, इंटरव्यू की तैयारी हम आपको 5 दिन देंगे, 5 से अधिक दिन नहीं देंगे, क्योंकि अन्य बच्चों को भी देना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एसएससी में किसी प्रकार की समस्या है तो राम आपके साथ है। आप इनका नंबर, मैं चाहे नंबर शायद आप शेयर करना चाहें तो, क्योंकि आप बिजी रहते हैं इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन में, तो आप इनका नंबर ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से इनसे अधिक सफलता का रेशियो मैंने नहीं देखा, इसलिए मैंने राम को आज स्पेशल बुलाया था। तो मैं इस मंच के माध्यम से भी इनका धन्यवाद करता हूँ। तो आप आ जाए पीछे। तो बहुत सारी कोचिंग में हम लोग जाते हैं, वो कर दीजिए, जो करना है कर दीजिएगा, आपको जो पीछे करना है कर दीजिएगा। हम लोग बहुत जगह जाते हैं और बहुत सारी क्लासेस होती हैं, मैं वहां समझ जाऊंगा ना। अच्छा ये आ गया, ये चेहरा आ गया ना मेरा वहां पे, कोई बात नहीं, मैं कर दे रहा हूँ, छोड़ दो। अभी यहाँ पे सुंदर चेहरा नहीं है, बुजुर्ग हो गया, यहाँ पे चेहरा दिखेगा तो सुंदर दिखेगा, समझा। जो यहाँ देख रहे हैं उनको आकर्षित हो जाएंगे, क्यों? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, हम लोग 30 से 40 मिनट बात करेंगे। मैं चाहता हूं कल जो सिलेक्ट आई थी, शुक्ला थी ना, उन्होंने आपको बहुत कुछ बताया होगा। मैं चाहता हूं आप प्रश्न करें, मेरे वीडियोस हैं बाकी चीज देखने के लिए, आप मेरे वीडियोस सर्च करेंगे, आप प्रश्न करें आपके दिमाग में क्या है, उसके आंसर पे हम बात करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, अच्छा ये फिर बीच में निकलता हो तो निकाल देना, ठीक है। वो जो पहला वीडियो था उसमें मैंने बताया विषय के बारे में, यूपीएससी को लेकर मेरा 1 घंटा 40 मिनट का एक वीडियो, जिसमें मैंने करीबन, अच्छा वो निकालना, लोकेश कुमार लहर डाल दो तो पहले वीडियो वो सर्च हो जाता है गूगल में। तो उसमें मैंने करीबन यूपीएससी के हर एंगल पे बात की है। आप उसमें यूपीएससी की जगह यूपीएससी को छोड़ के पीएससी सोच लोगे तो पीएससी का भी एंगल मोटा मोटा यही होता है। हाँ हाँ, यूट्यूब पे सर्च कर देना लोकेश कुमार लहरे करके। तो हम बात करते हैं, सर्च करेंगे कि हाँ ले राम तो देख ले, वो कर देंगे, वो मेरा वो कर देंगे, छोड़ दीजिए, छोड़ मेरा आइए वो यूपीएससी वाला निकाल लेंगे। देखो जैसे विषय का चयन कैसे करें, बहुत सारे सब्जेक्ट है, मैं आपको प्रश्न बताता हूँ जिन प्रश्नों पे मैंने बात की थी। नहीं नीचे आओ, नहीं साक्षात वो इंटरव्यूज के भी मेरे वीडियोस हैं बहुत सारे, नीचे आओ। नहीं नीचे आ जाओ, हाँ उसमें दिख रहा था, नहीं ऊपर ऊपर ये तो मैंने, ये देखो ये मैंने जो दिए ना कुछ वीडियोस हैं आपके सामने, परीक्षा को लेकर क्या भ्रम है, यूपीएससी परीक्षा को लेकर क्या भ्रम है, पुस्तकों के चयन की रणनीति क्या होनी चाहिए, पूरी परीक्षा की तैयारी की शुरुआत कब करें, परीक्षा के विभिन्न स्तर में सिलेबस, इस यूपीएससी परीक्षा के लाभ, आपको ये एंगल ना बहुत सारी चीज देखेंगे। वो 1 घंटा 40 मिनट का है, उसमें मैं चाह रहा था कि आपको ना उसमें बताऊं कि कौन कौन से प्रश्न कितने घंटे पढ़े, आपके दिमाग में होता होगा कितने घंटे पढ़ने चाहिए यूपीएससी में,
हाँ उसको देखते हैं। नहीं, इसमें भी डाला था हमने। हाँ सबसे पहले वही आया था, वही चल गया था। पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, मतलब क्यों वापस लिया बोला, मैं देख लूंगा, गूगल में सर्च कर लें। चलो छोड़ो, मैं ये बताना चाह रहा था, उसमें सब्जेक्ट आपको बताना चाहता क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे आपका कहना है कि हम लोग किस विषय का चयन करें। देखिए, दो ऑप्शन होते हैं विषय के चयन करने के पीछे। पहला है आपका बैकग्राउंड क्या है। यदि आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है, आपने हिस्ट्री लेकर पढ़ा है, आपने ज्योग्राफी लेकर पढ़ा है, आपने इकोनॉमिक्स लेकर पढ़ा है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है या आपने साइंस के सब्जेक्ट लेके पढ़े हैं। और दूसरा एक मैटर ये होता है, और दूसरा मैटर होता है अगर आपको लगता है कि जिन सब्जेक्ट को मैंने लेकर पढ़ा उसमें स्कोरिंग नहीं दिख रही है तो क्या होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, यूपीएससी एग्जाम पास करना या तोप का नाल बनना। आवाज नहीं आई। एग्जाम पास करना, तो हम उस सब्जेक्ट का चयन करें जिसमें हमें नंबर जबरदस्त आए, एक लाइन, ठीक है। अब इसमें भी कंफ्यूजन रहते हैं कि कोई बताता है जिसके एक के पास जाओगे, हम तो मतलब बिखरे हुए इंसान है, मार्गदर्शन ले, इसके पास कौन सा पब्लिक एड, इसके पास गए, तेरा तो गए मैथ्स से जो टॉपर रहा है, मैथ्स ले ताला बहुत नंबर मिलते हैं, झकाक से 600 में 500 मिलते हैं। देख शुरू के 3 टॉपर मैथ्स वाले हैं, इनके पास गए। अपन छत्तीसगढ़ के आदमी, अपनी इंग्लिश अच्छी नहीं, अपने को हिंदी साहित्य लेना चाहिए, उसके पास गए। अरे दृष्टि गए थे भैया फिलॉसफी, बैंक अच्छा टीचर है, फिलॉसफी ले, साला कंफ्यूज हो गया कि ले क्या, आखिर खिचड़ी पक गई है, था ना ऐसा। तो दो तरीके हैं आपको सब्जेक्ट चयन करने के। मेरा वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा राजीव जी के साथ, वो आपके साथ शेयर कर देंगे, उस वीडियो को जरूर देखना। एग्जाम जो यूपीएससी और पीएससी की देना चाहता हूं, उस एग्जाम को जरूर देखना, आखिरी तक देखना बस। वो वीडियो को मैंने फेसबुक लाइव किया था, इसलिए बीच बीच में फेसबुक की चीजें भी मैंने बात की है, लेकिन उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दो तरीके हैं आपके सब्जेक्ट चयन करने के। पहला तरीका है आपका बैकग्राउंड और दूसरा है मार्किंग। यदि आपको लगता है कि आपका बैकग्राउंड का सब्जेक्ट आपको बहुत इंटरेस्टेड है, बैकग्राउंड का सब्जेक्ट हम लेते क्यों है, हमने इकोनॉमिक्स क्यों लिया, क्योंकि हमको इंटरेस्ट रहा होगा। हमने आईआईटी में अगर पास किया तो हमें गणित फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रहा होगा, तभी तुमने कॉम्पिटिशन पास किया आईआईटी की। और नीट अगर डॉक्टरी पास की है तो उसमें हमारा इंटरेस्ट रहा होगा, वो एग्जाम पास करना मजाक थोड़ी ना था, उसके बाद ही किया होगा। अगर हमारा इंटरेस्ट भयंकर है तो, क्योंकि अब तो यूपीएससी में एक ही मेंस का सब्जेक्ट हो गया है, तो उसको लेना चाहिए। क्योंकि इंटरेस्ट और हॉबी को यदि हमने अपना भविष्य बना दिया तो उसके सफल होने और असफल होने की जिम्मेदारी हमारी होती है, ठीक है। और आपको किसी ने ज्ञान दे दिया, आप रहे किसके, आप बायो के भयंकर ब्रिलियंट स्टूडेंट, जिंदगी भर बायो पढ़ा, ठीक है। 11th में भी आपको जो सब्जेक्ट लेने आया तो बोला भैया अपन तो बायो पढ़ेंगे, अपन तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और यूपीएससी में किसी को अरे बायो में पास नहीं होते, इसमें नहीं होते, उसमें नहीं होते, तो फिलॉसफी ले ले। साला पढ़ने बैठे कहां राम और कहां लक्ष्मण और कहां क्या, कहां बौद्ध और कौन कौन सी फिलॉसफी समझ नहीं आ रही है। देखो हर किसी का दिमाग अलग होता है दोस्तों। मैं अभी 1 लाख रुपए दूं यहां पे सभी को और पूछूं कि तुम क्या करोगे ईमानदारी से, तुम क्या करोगे ईमानदारी से, सब बताएंगे साहब मैं तो ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा। करोगे? अभी देखो दो बाजू में सभी बहनों से पूछूंगा खड़े करके, एक जैसे घर में रहती है, एक जैसे खाती है, एक जैसे पीती, दोनों को लाख रुपए बोलूं कि चलो 10-10 हजार रुपए 10 जगह खर्च करना, कहां करोगी। मतलब 5 जगह की प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। स्टूडेंट हो यहां बैठे हो इसलिए बोलो साहब हम तो कोचिंग में करेंगे, तुम पढ़ने में करेंगे, हम तो ये करने में करेंगे, ठीक है। और लड़कियों से अकेले में पूछूंगा कहां खर्च करोगे, तो लिपस्टिक में करूंगी, पार्लर में करूंगी, इसमें करूंगी, बस। और लड़कों से पूछो तो जिम में करेंगे, खाने पीने में करेंगे, और वही विमल गुटखा वाला, क्यों मजा आता है। तो ये चीजें हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का चयन करना है। मैं वास्तविकता में वहां पे आ रहा हूं, दो चीज होती है, आपका इंटरेस्ट। अगर आपका बहुत अधिक इंटरेस्ट है और वो सब्जेक्ट यूपीएससी में स्कोरिंग है, इंटरेस्ट प्लस स्कोरिंग, ध्यान रखना, इंटरेस्ट प्लस स्कोरिंग, तो उसका चयन कर लेना, ठीक है। इंटरेस्ट रहेगा तो दिल से पढ़ोगे, दिल से लिखोगे और दिल से मेहनत करके आउटपुट निकालोगे। और मान लीजिए आपका इंटरेस्ट, लेकिन वो अगर उसका स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, मान लो उसमें, और उसमें बहुत वास्ट सिलेबस है। अब जब इंटरेस्ट हो गया, स्कोरिंग हो गया, तो सिलेबस देख लो। यूपीएससी का सिलेबस कभी कभी आपका इंटरेस्ट, आपका बैकग्राउंड भी रहता है, लेकिन उसका सिलेबस और आपने जो पढ़ा होता है वो उत्तर दक्षिण होता है। मालूम होता है जो आपने पढ़ा, इंटरेस्ट ग्रेजुएशन में किया, किसी में किया, वो इतना सा था और वहां इतना सारा है, वही दिमाग में चल रहा है, तो उसको भी देख लेना। तो इंटरेस्ट
प्लस स्कोरिंग प्लस सिलेबस प्लस यूपीएससी का स्ट्रक्चर, ये मिला के आप अपने विषय का चयन करना। समझे? पहली बात तो चयन में कोई तकलीफ। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट नहीं है किस सब्जेक्ट में और आपको मजबूरन किसी का चयन करना पड़ रहा है, तो फिर स्कोरिंग देखना और ये देखना कि मार्केट में उसके अच्छे टीचर, अच्छी बुक कौन सी उपलब्ध है। ठीक है? सोशियोलॉजी को हिंदी में लेने से पास नहीं होते। क्यों पास नहीं? सोशियोलॉजी को हिंदी में लेने से, सोशियोलॉजी को मैंने प्री में लिया, मैंने मेंस में लिया था, जब मेरे सामने 2 सब्जेक्ट थे। सोशियोलॉजी को हिंदी में लेने से मार्किंग नहीं मिलती अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो। क्यों नहीं मिलती मार्किंग? क्योंकि पूरे देश में सोशियोलॉजी के अच्छे स्टूडेंट मेंस देते हैं, और इंग्लिश वाला जो बंदा होता है, सोशियोलॉजी केवल इंडिया का नहीं है, सोशियोलॉजी पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना कोई सब्जेक्ट है, तो समाज के बीच के ताने बाने का अध्ययन, स्टडी बिटवीन द कल्चर, द स्टडी बिटवीन द कंट्रीज, द स्टडी बिटवीन द पीपल्स। ये आपको इतनी सारी चीजें होंगी, इतने विश्व की होंगी, इतने अच्छे बुक्स होंगे मार्केट में, इतने अच्छे ऑथर होंगे कि इंग्लिश वालों का ऑथर वो जर्मन वाले ने जो लिखा हुआ मिल जाएगा, ब्रिटेन वाले में जो लिखा हुआ मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाले ने जो लिखा हुआ मिल जाएगा, और अफ्रीकन ने जो मिल जाएगा। तो आपके पास मटेरियल कितना होगा। और आप हिंदी का लेंगे तो कहां पे लिखा होगा, कितने वाले ने, मध्य प्रदेश वाले ने, छत्तीसगढ़ वाले ने, बिहार वाले ने, उत्तर प्रदेश वाले ने ये लिखेगा, राजस्थान वाले ने इतने लिखेगा, तो आपको मटेरियल भी नहीं मिल पाएगा उतना अधिक। तो इसीलिए सब्जेक्ट में पुस्तक का भी चयन कि आपके पास मटेरियल कितने अच्छे उपलब्ध है, आपके पास टीचर कितने अच्छे उपलब्ध है, आपके पास कोचिंग क्लासेस कितने अच्छी उपलब्ध है, अगर कोचिंग में जाना चाहते हो तो उससे भी चयन बन जाता है। इस बात का ध्यान रखना। और अंतिम चयन आपके डेडिकेशन से, आपके उस विषय को समर्पण से ही आप आउटपुट निकाल पाएंगे, ये ध्यान रखना। पहली प्रायोरिटी वो है। दूसरी प्रायोरिटी, आप कितने भी अच्छे हो, कितना भी बैकग्राउंड अच्छा हो, आपको मेहनत करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, इस बात पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो अंतिम बात क्या आती है, प्री निकालना अलग बात है। मेंस के सब्जेक्ट के लिए 3 बातों का महत्व होता है मेंस लिखते समय। क्या 3 बातें होती है मेंस के लिए? प्री के लिए तो आप रट घोट के निशान लगा के पास हो जाओगे, चलो मान ली आपकी तार्किक क्षमता अच्छी है। मेंस में तो लिखना पड़ेगा। अब लिखना पड़ेगा तो क्या होना चाहिए? पहली बात लिखने के लिए नॉलेज, मतलब कंटेंट आपके पास होना चाहिए। अगर मैं आपको प्रश्न दूं, कंटेंट नहीं है तो क्या लिखोगे? लिख पाओगे? नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? नॉलेज, कंटेंट। और जब नॉलेज आ गया आपके पास, जब आपको नॉलेज आ गया तो उस नॉलेज को प्रेजेंट करते आना चाहिए। मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछा, कितने वर्ड में? 150 वर्ड में। और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को पुस्तक कितनी पढ़ी आपने? इतनी बड़ी। अब इतनी बड़ी पुस्तक को 150 शब्दों में कैसे लिखोगे? नॉलेज तो बहुत है, कंटेंट तो बहुत है, उसको प्रेजेंट कैसे करोगे भाई 150 शब्दों में? तो दूसरी बात क्या आती है? प्रेजेंटेशन। एक जैसी लड़की, एक ही घर में पैदा हुई, एक जैसी हाइट वाली, एक जैसे परिवार में खाना खाने वाली 2 लड़कियां बिल्कुल दिखने वाली एक जैसे वाली, रिंकी फिंकी, क्या नाम है 2 आती है फेसबुक में आजकल, रिंकी टिंकी, क्या चिंकी मिंकी। एक को रात को अच्छा मारो पीटो सुला दो, सुबह उठाओ रोते रोते, और एक भयंकर सच के आज जैसे आती फेसबुक में, कौन अच्छी लगेगी बताओ? वही आपका आंसर राइटिंग है। जो सच के आएगा तो दोनों एक जैसी, लेकिन जो सच की आएगी उसको अच्छा बोलोगे, वो बोलेंगे मजेदार वाली यार, लड़के तो उसी को लाइक करेंगे, लड़के किसी को भी कर ले। देखो सत्य बात, हम भी उसी को करेंगे, हम सत्यता के साथ जाए, ठीक है, फिलॉसफी के साथ ना जाए। करोगे कि नहीं करोगे? तो कंटेंट कितना भी अच्छा, जब तक उसका प्रेजेंटेशन, सेकंड पॉइंट, पहले तो कंटेंट क्या हो सकता है, सेकंड प्रेजेंटेशन क्या हो सकता है, और तीसरा उस कंटेंट को, उस प्रेजेंटेशन को उस टाइम लिमिट में आपको प्रस्तुत करना है। समझ बात? 3 घंटे में 3600 वर्ड लिखना है। मतलब ऐसा नहीं होगा पेपर मिला और अक्षर कैसे होने चाहिए, कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए वो समझ पाए। कितना टेंशन है बताओ? याद ही करना जरूरी नहीं है, याद को लिखना भी जरूरी है, और लिखने को टाइम में लिखना जरूरी है। तो ऐसा सब्जेक्ट चुनो जो कागज में बता दी पाओ। समझ बात? तो पूरे एंगल समझ में आ गए? इन 4-5 एंगल पे बात करो। आप बनाओ एक चार्ट, विषय का चयन मेंस में, मुख्य परीक्षा यूपीएससी में विषय का चयन। पहला हॉबी वाले सब्जेक्ट, ठीक है, इधर लिखो हॉबी के सब्जेक्ट कौन सा है। दूसरा लिखो
जो जो हॉबी के सब्जेक्ट लिख दिया अपन ने, ठीक है। दूसरी बात लिखो रिसोर्स मटेरियल किसकी उपलब्ध है। तीसरा लिखो जिसके टीचर्स, मार्केट में टीचर्स कौन कौन से अच्छे हैं। और चौथा लिखो यूपीएससी में अंक किसके अच्छे आ रहे हैं, कौन सा ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी में इजी वे में। और अंतिम बात लिखो किसको आप प्रेजेंट कर पाओगे उसमें से। इन पांचों में जो आपको सबसे बेस्ट लगे उसका चयन कर लो मेरे ख्याल से। यहां पे किसी को बोला कि नहीं एक में ये एक दो ऐसा कि चार्ट बना लो, तो उसमें तुम एक चयन कर लो, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप बताओ, प्रश्न करो। सर मैं चाहता हूँ सर कि तो यूपी वाली बात की पहले तो मैं चाहता हूँ सर बच्चों में ये मोटिवेशन आए कि हमको पढ़ना है, हमको आगे बढ़ना है। इस समय क्या होता है, इस एज में जैसे आपने नवोदय समय बताया कि जो बच्चा जो है 6वीं से 10वीं मेन समय रहता है, जब शरीर में गर्मी रहती है के बाहर में इंफेक्शन हो जाता है। यहाँ पर भी लगभग वही चीज है कि नवोदय बाद में जो बच्चे ग्रेजुएशन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लगभग इनकी भी स्थिति वही है। सही ढंग से हमको क्या करें इस समय, दोस्त कुछ बोल रहा है कि प्राइवेट जॉब करने, कुछ बोल रहे हैं घूमते हैं कि मैं यहाँ गाड़ी में जाते हैं, तो हम कैसे अपने वो वीडियो निकलता ना, उस वीडियो में मैं बताता आपको कि आदमी डिस्ट्रैक्ट कैसे होता है। देखिए मैंने ना 6D सिद्धांत, मेरे एक और वीडियो है जिसमें मैंने 6D सिद्धांत और 6M सिद्धांत की बात की है बच्चों के लिए। सुनना चाहोगे? मेरे ख्याल से मैं जो बताऊंगा ना वो ये नहीं बोलूंगा कि महान चीज है, डिफरेंट, लेकिन हाँ वो जो तुमको रेगुलर बताएंगे उससे डिफरेंट चीज है, बस ये वाली बात। उनको अपना अनुभव, मेरे को ये अब वर्ष के बाद 5-6 साल का जो बच्चों के साथ मिलने के बाद एक अनुभव हुआ। होता क्या है मैं आपसे बताऊं, आपको क्या बनना है, आप आ गए इस रूम के अंदर, आप ये डिसाइड करो कि मेरे को ये बनना है, तो करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसित आवाजात के सिलपत होत निशान। कोशिश का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। ये मत सोच कि तू गरीब है, किसान है, छत्तीसगढ़ का है, बस लगातार प्रयास कर, मेहनत कर। अरे इस युवा से भी कल का हजारों कलेक्टर और एसपी निकलेगा। मेहनत कल हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हम मेहनत दिमाग नहीं लगाते, हम उल्टी सीधी दिमाग लगाते हैं। आप सबसे पहले डिसीजन लो, डिसीजन, लक्ष्य डिसाइड करो क्या करना है। एसएससी करना है, पीएससी करना है, आईएएस करना है, जॉब करना है, प्राइवेट जॉब करना है या प्राइवेट कंपनी खोलना, पहले डिसाइड कर लो। और वो डिसीजन लेने के बाद आंख मूंद के रगड़ जाना बस। मैंने अच्छे अच्छे गांव के लोगों को मुख्यमंत्री बनते देखा है जिन्हें सोच लिया करना है। मैंने अच्छे अच्छे गांव के, हम भी उसमें से एक हैं, हमने सोच लिया कि आप चलो हम क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेटर बनेंगे, क्रिकेटर नहीं बने, हमको चोट लगे, हम कल कलेक्टर बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, बन गए। सोच लिया करना है मतलब करना है, करना है मतलब करना है। नहीं सोचा ना कि आप तो सुप्रीम बन गए, सब कुछ हो गया था, नहीं युवा खोलेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ा लिया कि नहीं, हमने छुलो आसमान खोल लिया कि नहीं खोल लिया, बन गया कि नहीं बन गया, बन रगड़ना पड़ेगा। एक डिसीजन लो, पहला निर्णय। कंफ्यूज रहोगे तो कुछ नहीं कर सकते, समझना? कंफ्यूज रहे तो कुछ नहीं कर सकते, कभी कुछ नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना। कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या करेगा, बिल्कुल नहीं सोचना। मेरे को एक बात याद, एक छोटी सी व्हाट्सएप में चलते ना चुटकुले जैसे, वो चीज याद आगे मुझे बताता हूं मैं आपको कि एक आदमी, एक पंडित जी के यहाँ एक तोता था, आपने भी सुना हो सकता, सुना हो। उसके यहाँ एक कमीना आदमी निकलता था, तो तोता उसको देख के बोले, और कमीने। वो चला हर दिन बोले कमीने आदमी को कमीना बोलेंगे तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? अरे क्रिकेटर को क्रिकेटर बोलोगे, कला के हीरो को हीरो बोलोगे तो मजा आएगा। अब कमीने को सुनना नहीं चाहेगा ना, तुम लोग सुनना चाहोगे जब तुम लोग कमीने हो तो? कोई नहीं सुनना चाहेगा। तो 15-20 दिन सुना, उसके बाद बोला साला ये अपना तोता निपटा देगा अपने को यार, अपनी वास्तविकता सबको बता देगा। तो पंडित जी को ने खिलाया पिलाया, बोले साला तोते को मारो, बहुत तेरा तोता बहुत खराब है, गलत है। पंडित जी को पैसा मिला, तोते को जम के मारा, अच्छी सुटाई लगाई। अगले दिन फिर से वो निकला, तो इस बार तोता कुछ नहीं बोला। अब जैसे वो आगे गया, तोता रखा था वहां पे, वो आगे गया, कुछ नहीं बोला। तो आज क्यों नहीं बोला? तोता क्या बोलते जानते हो? समझ तो तू गया ही होगा मैं क्या बोलने वाला। तो देखो जो बनना है दोस्त, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करेगा, इस पर दिमाग नहीं लगाना। वो तो वो बोलेगा, वो करेगा। हम लोग अपना डिसीजन इस बात से डिसाइड करते हैं कि कौन क्या बोलेगा। हम इस बात को डिसाइड करते हैं कि पिताजी क्या बोलेंगे, माँ क्या बोलेगी, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। आप बोलने पे मत जाओ, अपना डिसीजन साफ करो, क्योंकि वो तो नहीं भी बोलेगा ना तो तुम्हारा दिमाग आ जाएगा उस पर कि यार ये तो यही बोलेगा। ठीक है, तो कुछ छोटी बातें हैं, डिसीजन
पहला डिसीजन, अगर आपने निर्णय ले लिया, एक स्टेज आपने 50% जीवन को सफल बना दिया। डिसीजन ले लिए, आपने डिसीजन ले लिया कि 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, ठीक है, हर दिन, मतलब हर महीने में 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, और हर दिन रात को मस्त हो सोते हो आप, जबरदस्त हो के साला बिल्कुल 1 करोड़ कमाऊंगा, और बिल्कुल 24 घंटे में 16 घंटे सो रहे हो, उसके बाद के खाते पीते हो, मस्ती करते हो, फिर सो जाते हो, कमा लोगे क्या? तो उस 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिसीजन के बाद आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी कि अगर ये जो 1 करोड़ कमाऊंगा, मैंने जो डिसीजन लिया वो कैसे करूं, उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। अगर आपको यूपीएससी निकालना है, आपको पीसीएस निकालना है, एसएससी निकालना है, तो आपको बुक्स डिसाइड करनी पड़ेगी। पहला कंफ्यूजन कैरियर डिसाइड करने में, दूसरा डिसीजन बुक्स डिसाइड करने में। समस्या क्या आती है? किसने पीएससी दिया, यहाँ पे यूपीएससी दिया, एसएससी दिया, कितने लोगों ने दिया? अच्छा, कितने लोगों पीएससी दिया बताइए? अच्छा, किस किस का पीएससी का एग्जाम निकला बताइए? अच्छा, तो जैसे आपका जैसे मान लो आपका प्री भी नहीं निकला, ठीक है, तो आप गए इनके पास, इनका प्री निकला, ठीक है, आप पढ़ रहे हो किससे? टाटा मैग्रा-हिल से मान लो, और छत्तीसगढ़ का कोई स्टेट का एग्जाम पढ़ रहे हो, मतलब जीएस के लिए। आप बोलोगे भैया क्या नाम है आपका? मिथिलेश शर्मा जी तो बन गए महान बड़े, साला आप तो प्री निकाल लिया, आप आए इनके पास, शर्मा जी भैया बता दे यार, तुमने कहा ऐसे पढ़ा था यार, कैसे हुआ? तो तुम पढ़ रहे हो टाटा मैग्रा-हिल से, एनसीईआरटी से, सबसे। इनने बोला उपकार प्रकाशन पढ़ा? नहीं पढ़ा। तूने कुछ नहीं किया, कहां से किया? वो आदमी वो सब छोड़ के उपकार प्रकाशन पढ़ने बैठ गया। मालूम है अगले साल उपकार प्रकाशन में पूछा ही नहीं, दूसरा पीएससी निकाला। अरे भैया उसने गलत बताया था यार उपकार प्रशासन से। अच्छा, तूने आराधना प्रकाशन पढ़ा? नहीं पढ़ा। और तू तो कैसे निकलेगा पीएससी? मतलब देखो, हिस्ट्री बदलती है क्या? ऐसा कभी हुआ हो कि अकबर के पहले कोई पैदा हुआ और बाद में पैदा हुआ? शाहजहां, दूसरी हिस्ट्री में शाहजहां को पहले पैदा कर दिया, बाद में पैदा कर दिया, अकबर को पहले पैदा कर दिया, ऐसा हुआ क्या किसी पुस्तक में? अरे बेसिक पार्ट तो वही रहेगा ना। एसएससी मतलब संविधान की बात करें, संविधान बदलता है क्या? अरे भाई 1% बदलता है यार, 99% तो रहता है। जो रहता है उसको रट लो ना 99% को, और 2 बुक यूज करो, एक कोई भी बुक जो मोटी वाली आती है और एक एनसीईआरटी की, उन दोनों को रट लो, और एक स्टेट की कोई भी जीएस पढ़ लो, कोई मत सुनना, बस उन्हीं को बार बार करोड़ बार पढ़ना। 100 क्वेश्चन में से हर बुक से 80 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और आपका सिलेक्शन 65 में होता है। यदि 80 क्वेश्चन की अच्छी तैयारी कर लिया आपने 1000 बार पढ़कर, और आप विषय को समझ गए, तो आप 1 बुक पढ़ के या 2 बुक पढ़ के आप एग्जाम निकाल जाओगे। दूसरा डायरेक्शन, कौन सी बुक को पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये डायरेक्शन आपके पास। आपने डिसीजन भी ले लिया, आपने डायरेक्शन भी डिसाइड कर लिया कि ये बुक मिस्टर लोकेश लाल जी ने बुक बताया, हम ये पढ़ेंगे, या किसी आईएएस का टॉपर का सुन लिया इस बात, भैया उन्होंने बताया ये बुक पढ़ना है, तुमने वो बुक ले लिया घर में, तुमने डिसाइड भी कर लिया आईएएस बनना है, आईएएस के टॉपर ने बताया कि ये बुक पढ़ना, तुमने बुक भी ले आए, तब आईएएस बन जाओगे क्या? अगर बुक भी एकदम सजा भगवान के नीचे, भगवान की मूर्ति ऐसा हाथ दिखाते भगवान जी दे रहे हैं, तुमने ये भी रख लिया महंगी वाली भगवान, ठीक है, उसमें तुम काजू किशमिश बादाम भी चढ़ा रहे हो, मान लो, चलो एक्स्ट्रा प्रसाद मिलेगा, फल मिलेगा, और तो दिन भर सो रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो क्या प्रसाद मिलेगा? किसी को प्रसाद चाहिए तो बताओ, कम मेहनत करके प्रसाद मिलता है, सुनना चाहोगे? आवाज नहीं आई, कितने लोग सुनना चाहेंगे? हाँ, पीछे वाले, तुम खड़े हो। ये कम मेहनत करके बनना चाहते हैं, बिल्कुल मेरे पास बिल्कुल फार्मूला है, मैं तुम्हें बताता हूं। अच्छा, कौन से भगवान को मानते हो? हनुमान जी को मानते हो। छत्तीसगढ़ में हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर कहां है? नहीं पता। जाम सावली का नाम सुने हो? कहीं और भगवान जी का नाम सुने हो? मैं केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं, भगवान के प्रति मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो उसको गलत तरीके से मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, नहीं। अच्छा, जो कहा जाता है अगर आप भगवान जी को मानते हो, भगवान जी के पास जाते हैं तो कैसा होगा? तो आप जाइए एक मंदिर भगवान हनुमान जी का, वहां पे जाइए, वहां पे 12 केले चढ़ाइए, 12 सेब चढ़ाइए, 12 समोसा चढ़ाइए, और एक खुद खाइए और 11 इनमें बांट दीजिए, दुआएं वहीं से रुकी हुई है, दुआ वहीं से मिलेगी तुमको। तो कौन से बाबा है? किसी बाबा के डायरेक्शन देने से और हाथ बात देखने से कुछ मिलता है क्या? शॉर्टकट कुछ नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। ईश्वर भी, बैठ जाओ, ईश्वर भी, भगवान भी यही कहता है कि जो कर्म करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। गीता में कहा गया कि नहीं? वो चीज को मानो जो रामायण गीता पूजने से नहीं होगा, मानने से होगा। आप उनके सिद्धांतों को मानो, मतलब कर्म करो। पहली बात,
आपने लक्ष्य भी डिसाइड कर लिया, आपने पुस्तकें भी डिसाइड कर ली। यदि आप नहीं पढ़ते हो और उसके पीछे नहीं मरते हो तो तुम कितनी भी अच्छी पुस्तक लो, कितने भी बड़े बाप के बेटे हो, कितने भी अच्छा दिखते हो, कितने भी अच्छे तुम्हारे लक्ष्य हो, तुम पास नहीं हो सकते। यदि तुम लक्ष्य डिसाइड नहीं करते तो कंफ्यूज हो। यदि तुमने पुस्तक सही नहीं ली तो तुम गलत दिशा में जा रहे हो, डायरेक्शन सही नहीं है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये भी। तीसरी बात, ये दोनों अच्छे होने के बाद यदि आप मेहनत नहीं करते हो तो फिर भगवान भी आपका भला नहीं कर सकता। भगवान भी उसी का भला करेगा जो मेहनत करेगा। और कहीं पे केले बांटने से, समोसे बांटने से कहीं ना दुआ रुकती है ना दुआ आती है। बाबाओं के चक्कर में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत लोग पढ़ते हैं मुझे मालूम। ईश्वर एक आस्था का विषय है, एक समझ का विषय है। जब तुम्हें डर लगे ईश्वर की पूजा करो ताकि वो शक्ति देगा, वो वाला विषय। पढ़ना तो तुमको पड़ेगा ना, क्योंकि भगवान ने हम सबको पैदा किया कि नहीं पैदा किया। जब सभी को पैदा किया तो सभी के अवसर भी समान है, और जब सभी के अवसर समान है तो भगवान उसी को अपने आशीर्वाद देगा ना जो अधिक मेहनत करेगा दूसरों की तुलना में। स्वाभाविक सी बात है, शुद्ध प्रकृति का नियम। पहली बात डिसीजन, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, समर्पण। आपको भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी, समझ में आई। चौथी बात जो हम बात करें, डिस्ट्रक्शन। कि ये तो सब कर लिया हमने मेहनत भी भयंकर कर रहे हैं, हम समर्पित, डिटर्मिनेशन भी बहुत है। चौथा डिटर्मिनेशन, समर्पण। मतलब मेहनत करने के साथ साथ हमें ऐसा नहीं करना 4 दिन मेहनत की 5 दिन घूमने चले गए। भयंकर पढ़ाई की, 4 दिन 18 घंटे पढ़ाई की और मालूम हो कि तबियत ही खराब कर ली साला। डिटर्मिनेशन लगातार। अगर आज हम 12 घंटे पढ़ते तो कल भी 12 घंटा, कल परसों 12 घंटा लगातार। और फेल होते गए तब भी नहीं छोड़ना साला। आज फेल होंगे कल फेल होंगे, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, कोशिश कर। सीधी एक और वो है ना कि असफलता एक चुनौती से स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के ना भागो तुम। बिना किए ही जय जयकार नहीं होती, क्योंकि आज नहीं आई। और अगर इसका उदाहरण देखना तो नेताओं से सीखना। 1 बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, 3 बार हारेंगे, 4 बार हारेंगे, 5 बार हारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मरते तक साला जीत के रहूंगा। और ऐसे लोग जीत भी जाते हैं, क्योंकि तुम लोग भी सोचते कि 3 बार हार गए, 4 बार हार गए, तुम पास ना ओ भाऊ 4 बार हार गए, उसको ही दे उठ हम तो, और एक बार जिता देते हैं अंतिम में। ऐसा होता है, भगवान भी देखता है आप लोगों को। प्रयास, समर्पण, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन। आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, मतलब आपके पास बेस्ट डिसीजन। आपने आइए देता हूं एग्जांपल, आइए देता हूं, चलो यूपीएससी का डिसीजन लिया आपने, बेस्ट पुस्तकें जो पढ़ना है जिससे बन जाएंगे, 100 में 100 आ रहे हैं क्वेश्चन में, जो मानता 100 में 100 उस पुस्तकों का अध्ययन किया, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, भयंकर मेहनत की, दिन रात एक करके मेहनत की, और वैसी हर दिन 12, 14, 15 घंटे जो पढ़ना था वही पढ़ा। और डिस्ट्रक्शन चौथी बात में, किसी ने बोला साहब इस बार तो यूपीएससी ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है, चलो आओ एक हड़ताल करेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। बोले सारी डंडा मारी, तुमने भी एक जाटा मारा उसको अंदर, 1 महीने के लिए खत्म। क्या डार्क हार्स पढ़ लो, क्या अंतिम में कल पेपर है, नहीं पेपर नहीं, अब सारा भागूंगा उसके लिए। नौकरी महत्वपूर्ण है कि छोकरी महत्वपूर्ण, ये भी डिसाइड होता है सब। डिस्ट्रक्शन ये तुमको डिसाइड करना है, मैं नहीं डिसाइड करूंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं करूंगा कि युवा हो आज की 21 सदी की, गाली देखो मेरे को बोलूंगा कि नौकरी डिसाइड करना। तो हो सकता है कई लोग कुछ और डिसाइड कर रहे हैं। एक कहानी सुनो, कुछ सुनाओ, तो कहानी के मामले में लोग तैयार रहते हैं, याद आ जाती है मेरे को इसीलिए, ठीक है। कहानी ये है कि हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो, सुनो तो सुन लिया, अगर सुन भी लिया हो और अच्छी लगे तो हंस दिया करना, ठीक है। हंसने से माहौल हल्का हो जाता है, दिमाग में जाएगी बात। एक आदमी के पास 2 लोग होते हैं, एक गधा और कुत्ता होता है। वो मालिक जो होता है गधे को बहुत मारता है, बहुत काम कराता है। एक दिन गधा बहुत रोते रोते अपने मित्र कुत्ते के पास आता है। तो गधा कैसी आवाज करता है आपको सबको मालूम है, कैसी आवाज निकलती है, ढेचू ढेचू, सबको मालूम, बस निकालेंगे नहीं मुंह से, कि मैं साला कुछ बोल ना दूं, ठीक है। तो ढेचू ढेचू आवाज करता है, आता है किसके पास, कुत्ते के पास, बोलता भैया बहुत मारता है मालिक। तो बोले यार तू भाग क्यों नहीं जाता, कुत्ता कहता है तू भाग क्यों नहीं जाता। तो गधे का जवाब सुनिएगा, वैसे यहां पे बहुत सारे बैठे हैं,
वो जवाब से आप समझ जाएंगे। गधा कहता है मालिक की एक बेटी है, बहुत सुंदर है, तू भी जानता, मैं भी जानता हूं। रात को मालिक पढ़ाता है और कई बार उसको याद नहीं होता तो चटाचट मारता और कहता है अगर इस बार तू फेल हुई तो तेरी शादी गधे से करा दूंगा, इसी का इंतजार कर रहा हूं। बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, मोहल्ले में, स्कूल में, गांव में। सत्य कह रहा हूं, ये सत्यता है, इसको आप मानो ना मानो। डिस्ट्रक्शंस, चाहे फेसबुक का हो, साला कितना है रे, कितना है, किसने कुछ लिख तो नहीं दिया रे, किसने कुछ कह तो नहीं दिया। इतना डेडिकेशन पढ़ाई में हो जाएगी, सब कुछ जिंदगी हो जाएगा। हाथ में तुम्हारे पैसे रहे, बोलो गिनो, आंख नहीं उठेगी पैसे गिनने के, मानो चलो एक कम ना हो जाए। और पढ़ने बोलो तो क्या रहा रे, क्या बना है, और बता कैसा है। मतलब जितना आपका समर्पण आपके नोट गिनने में होता है ना, आपका फेसबुक व्हाट्सएप चलाने में दिमाग कितना इन्वॉल्व होता है, किसने दिया, किसने बोला, जिसका होता है। डिस्ट्रक्शंस है दोस्तों। मेरे पापा ने नहीं लिया, मेरी मम्मी ने नहीं लिया, मेरे भाई ने नहीं लिया, अरे नहीं लिया, जिंदगी किसकी खराब हो रही है, तुमने दिमाग खराब कर लिया। किसके दिमाग खराब, बताओ। छोटी छोटी बातों में बहाने करना, मैं कल पढ़ूंगी, परसों पढ़ूंगी, नरसों पढ़ूंगी, किसका समय जा रहा है, कौन फेल हो रहा है। यहां पे तुम आज बहाने करो, युवा में हर दिन 50 की एंट्री हो रही है, यहां पे 50 की हो रही, देश में 50 लाखों की एंट्री हो रही। दिल्ली में हर दिन जगह नहीं होती, इधर से निकलते इधर से आते। मैंने बोला 700 लोग बैठे एक क्लास में, राम की क्लास में 700 लोग बैठे, और पोस्ट कितनी है, एक मात्र भोपाल की एक कोचिंग में इसके पास 700 लोग बैठे हैं, पोस्ट है 500, और 700 से अधिक तो कोचिंग क्लास है जो उसकी तैयारी कराती है। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कोचिंग क्लास में अधिक मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो 700 कोचिंग क्लास जितने बच्चे हैं, वो किसी आईआईटी का टॉपर है, किसी उसका, आप तो एसएससी वैसे छोटी एग्जाम में भी आईआईटी के टॉपर आ रहे हैं, हम लोग इंस्पेक्टर आईआईटी के टॉपर, अरे आईआईटी से आया, हम तो यार सामान्य आदमी, इससे क्या बात करें, कभी ऐसा लगता है। समझ में आ रहा है कि कंपटीशन कहां तक बढ़ गया। जब वहां तक का कंपटीशन है तो आपको उससे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डिस्ट्रक्शन से बचना पड़ेगा। और अंतिम चीज है जो छठवां डी, डायरी लेखन। क्यों डायरी लेखन की बात करता हूं, डायरी लेखन का मतलब है अपनी गलतियों में सुधार करना। आप 7 दिन पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं, जैसे आपका मेंस निकला, आप 7 दिन लिखिए, आप चेक कराइए बाजू से, उसमें क्या गलती होगी लिखिए, उसको डायरी में नोट करते जाइए। अगले आंसर राइटिंग में वो गलती नहीं होनी चाहिए। प्री कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहे हैं, आप पेपर जाके देखिए, आप टेस्ट पर क्या गलती कर रहे हैं, वो गलती अगली बार नहीं होनी चाहिए, जो गलती इस बार मिस्टेक, उसको लिखते जाइए। और हर बार पेपर करने से पहले उसको पढ़ लीजिए जो आपने लिखा हुआ है कि कहां मैंने गलती किया, ताकि दिमाग में वो गलतियां ना। एक एक गलतियों से भी जिंदगी रुक जाती है, एक एक अंक से कितने लोग पीछे रह जाते हैं, सोच लो। ठीक है, डायरी लेखन, ये 6 बातें। 6M सिद्धांत, जो नहीं करना, जो मानता हूं कि जो फेलियर होने का सिद्धांत, आधी बात बता दिया, जल्दी बता देता हूं। मदिरा, जब तक कुछ बन ना जाओ, खड़े ना हो जाओ, मैं तो मदिरा का विरोधी आदमी हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि बन जाओ तो पी लेना, ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। इन चीजों से दूर है, डिस्ट्रक्शन खराब करता है, सबसे कम खराब करने वाला, बढ़ाते जाऊंगा। दूसरा मनी, जैसे पैसे आएगा आप लोगों की हरकतें चेंज हो जाती हैं। साला पिज्जा बर्गर ये सब्बे फब्बे कौन कौन सा नाम लो, अरे पैसे आ गए, 4 दिन में उड़ गए पैसे, टेंशन हो गई साले, पढ़ने का टेंशन था कम है, पैसा देने का टेंशन अधिक है। ठीक है, यहां लगा दिया वहां लगा दिए, मनी। तीसरा है महिला, महिला का मतलब चरित्र का निर्माण से मैं कहता हूं कि आपको बहुत स्ट्रेट होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई के लिए, आपको बहुत सारी चीजों से बचना पड़ेगा। चौथी बात, मैं हर चीज मैं तो निकाल लूंगा, कोई बोल रहा भैया देख तू गलत कर रहा है, मैं कर लूंगा, मैं निकाल लूंगा, मेरे को क्या समझाएगा, मेरे को ज्ञान देगा। ज्ञानी बन जाते हो हम बहुत, उनसे बचना है, ज्ञानी नहीं बनना। एग्जाम निकालना है दोस्त, जब एग्जाम निकाल लोगे तो हम जैसा ज्ञानी अपने आप बन जाओगे इधर आकर, पैसा कमाने लगे। हम तीनों ज्ञान भी देते, तुमको सुनना है, नहीं भी सुनो बात, ठीक है, अपनी तो आप ही सर नमस्कार चमत्कार करने तो बैठे ही, क्या बिगड़ रहा है। और अंतिम चीज माइंड गेम। माइंड गेम का मतलब, इतने लोग क्लास में आ रहे हैं, इसको निपटाना, इसको निपटाना, इसको निपटाना, अरे तुमको क्या करना है, बाजू वाला क्या कर रहा है, तुमको तो अपने से मतलब रखना है यार। और 6वां M है मीडिया, मतलब मल्टीमीडिया, मोबाइल, फेसबुक, इन सबसे दूरी बना लो कुछ समय की। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि इसका उपयोग मत करो, मिनिमम उपयोग करो, नहीं तो ये आपके दिमाग को ऐसा खींचेगा। आपने एक बार सर्च किया घर, तो पिछले 1 महीने तक वो घर ही दिखाता रहेगा जब भी, फिर अरे लड़की सर्च करोगे तो लड़की दिखाएगा, लड़का सर्च करो लड़का दिखाएगा साला बार बार, जिस कलर का देखोगे उस कलर का लड़का दिखाना चालू करने के सर्च में, देख लेना तुम लोग, मैं गलत क्या हूं तो बता देना। सच है कि नहीं ऐसा, आपको वो हटने नहीं देगा आपके दिमाग से। तो जब वो इतना डेडिकेट है आपके लिए, आप भी तो अपने डेडिकेट हो जाओ, मैं ये कहना चाहता हूं। बस समझे, मैं आपसे एक ही कहना चाहता हूं, हमारी असफलता का कारण उसी हिरण की दौड़ से,
आपने सुना होगा कि हिरण की दौड़ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और शेर की दौड़ करीबन 50 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। किसी की 60 होती है, किसी की 65 होती है। वो हिरण से अधिक तेज नहीं दौड़ सकता, लेकिन जब वो हिरण के पीछे दौड़ता है तो उसका शिकार कर देता है। क्यों? वही आपकी सफलता का कारण और वही हिरण की सफलता का कारण। आप कितनी भी अच्छी रोड में चलो, आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, यदि आप रोड को देखकर इधर देख लोगे तो आपकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। हिरण का काम ही रहता है बार बार पलट के देखता है कि शेर कहां, इधर कहां, इधर कहां। और शेर का काम ही रहता है वो बार बार पलट के देखे और उसके मूवमेंट पे फोकस करता है, उसके मूवमेंट पे। हिरण के मूवमेंट से, उसकी स्पीड से, उसके पीछे देखने से उसको पकड़ जाता है। मतलब आप बार बार पीछे उठ के मत देखो, मतलब बहुत सारे एग्जाम की तैयारी मत करो, 2-3 उसके जो एग्जाम की तैयारी करो उससे संबंधित 2-3 एग्जाम की तैयारी करो। आप 50 एग्जाम की तैयारी करोगे और लड़के जल्दी शादी, घर में गर्लफ्रेंड दबाव बनाएगी या बॉयफ्रेंड दबाव बनाएगी, जल्दी शादी करना, जल्दी शादी करना, जल्दी से नौकरी ज्वाइन करने के बारे में सोचोगे या छोटे छोटे कमाने पे चले जाओगे क्योंकि माँ बाप अभी आपको पैसा दे रहे हैं, तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे और वहीं तक रह जाओगे। जब तक माता पिता और टीचर आपको समय दे रहे हैं उपयोग करो और लग जाओ दिन रात एक करके। मेरी इन 6 बातों को तुम लोग ध्यान से दोगे, मानोगे तो आप लोग आगे बढ़ जाओगे। अन्यथा दोस्तों यही 6 बातें महत्वपूर्ण रहती है। आप पूरी पुस्तकों का सार निकाल लो। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी, मोटिवेशनल भी पढ़ी, ये भी पढ़ी, उनसे निकाल के लाया इस सब चीजों को। फिर टाइम मैनेजमेंट थ्योरी अलग चीज है, फिर आपकी कई सारी थ्योरी जिसको हम बात करते हैं, यूपीएससी में बात करते हैं, जिसके मेरे वीडियोस भी बने हुए हैं कि कोई बोलता है टाइम कैसे निकालें, कोई बोलता है साहब यार मेरे को तो पढ़ने का मन नहीं होता तो मैं क्या करूं। कई लोग होते ना, हम लंबा नहीं बैठ पाते, क्या करें, बोलते ना सर हम तो लंबा नहीं बैठ पाते, सर हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन तो आईएएस बनने का लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता। तो जिसमें मन लगता हो कर ले यार, फिर काम क्या करने आ गया, तो मन तो लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगता ठोक के लगा, मार के लगाओ। 21 डेज सीरीज सुनियो ना, किसकी, कोटा फैक्ट्री की। लंबा नहीं बैठ सकता, कितने घंटे पढ़ा, 12 घंटे, लेकिन मैं लंबा नहीं बैठ सकता। और आधा घंटे बाद तो अपने को घूमने को होना, तो आधा घंटे बैठ भाई, फिर जैसे ही आधा घंटा खत्म हो फिर आधा घंटा बैठ जाओ, उठे मत वहां साला। जैसे ही वो दूसरा आधा घंटा खत्म हो फिर आधा घंटा बैठ, उठे मत साला वहां पर। समझ में? एक दिन तकलीफ होगी, 2 दिन तकलीफ होगी, 3 दिन तकलीफ, 21वें दिन तुम्हें तकलीफ होना बंद हो जाएगी। समझे? आधा घंटा बैठ, उसके बाद वो पढ़ने का मन नहीं, उठनी वहां से। गाना सुनने का मन, एक गाना सुन ले, फिर आधा घंटा बैठ जा। फेसबुक देखने का मन है, फिर 2 मिनट फेसबुक देख, फिर से आधा घंटा बैठ जा। उठना नहीं है वहां से। उस आधा घंटे को 3-4 घंटे ऐसे खींचो कि तुमको बस उस आधा घंटे में 3-4 घंटे में, उस 4 घंटे में आधा घंटा तुम्हारा एक्स्ट्रा खराब हो, बाकी तुम उठना नहीं वहां से। मैं तो कह रहा हूं आधा घंटा बैठ, अगर पास होना है तो यार बैठना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दूसरों से आगे निकलना, दूसरों अधिक पढ़ना पड़ेगा। एक ही बात। आप आओ बेटा, आप, क्या नाम है आपका? हाँ आप आओ, आप भी आओ, जल्दी दोनों आओ। हाँ दोनों आओ। वापस जाओ, दोनों वापस जाओ। अच्छा अब इधर देखो दोनों। क्या नाम बेटा आपका? फिर बाहरी रहो, बाहरी रहो। आपका नाम क्या है? संतलाल। जैसे आप आ रहे थे वैसे आप, पूजा अब दौड़ के आओ, वैसे आओ। आप जैसे आ रहे थे वैसे आओ, आ जाओ ऊपर। अच्छा पहले बार पहले कौन पहुंचा था? क्यों पहुंचा था? क्योंकि वो पूजा का अधिक स्पीड में था। दूसरी बात, पूजा पहले क्यों आई? क्योंकि पूजा ने अपनी स्पीड बढ़ा ली संतलाल से। अगर आपको देश के संतलाल से आगे बढ़ना, जो दूसरे तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्पीड उनसे आगे करनी होगी। एक छोटी बात, आप फेलियर क्यों हो? क्योंकि आप 500 के अंदर नहीं हो, आप 500 की स्पीड से पीछे हो। एक ही है आंसर। अगर आपको पास होना है तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 500 वाले के अंदर होनी, 400 के अंदर होनी चाहिए। धोखे से क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। अरे मुंबई लगा दी तो धक्के से एक हाथ तो हो जाता है ऐसा, तो वो 100 का नुकसान ना हो, ठीक है। टॉपर्स वो, उसमें तो कौन बन जाएगा मालूम नहीं। और सबसे आसान चीज चाहो जानते दुनिया में, बैठ जाओ। मैं बहुत छोटी चीज आपको समझाना चाहता, समझ में आ गई मेरे ख्याल से? आ गई? मैं क्या बोल रहा था अभी लाइन अंतिम में? कुछ बोलते बोलते मैं रह गया, बड़ी अच्छी बात बोल रहा था। हाँ, दुनिया में सबसे इजी चीज क्या जानते हो? आप ताकत से बोलना मुझे। आप लोग चाहते हो कि नहीं कि आपका जीवन सफल हो? यस या नो?
आप चाहते हो कि नहीं आपके पास बहुत पैसा हो, चाहते हैं आपके पास बहुत बड़ा बंगला हो, चाहते हैं आपके पास बहुत जबरदस्त गाड़ियां हो, लड़के चाहते कि नहीं उनके पास जबरदस्त हीरोइन जैसी लड़की मिले उनको शादी करने के लिए। अरे नहीं चाहता, मैं भी चाहता था यार। लड़कियां चाहती कि दमदार बिल्कुल सिक्स पैक वाला मजेदार वाला लड़का बिल्कुल डल्ले वल्ले वाला मिले। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? सबसे आसान माध्यम सुनना चाहोगे? एक नेता को, आज भी प्रधानमंत्री मोदी को मोदी बने रहने के लिए 24 घंटा दौड़ना पड़ता है। आज भी राहुल गांधी को उस जगह में पहुंचने 24 घंटा दौड़ना पड़ता है। आप यहाँ के सीएम भी 24 घंटा दौड़ते दिखेंगे। लेकिन यदि आप 3 से 4 साल, 2 से 3 साल किस्मत वाले हो तो लगातार सब कुछ भुला भुली के मेहनत करने बैठ जाओ। ठीक है, 2 लड़कियों का नाम बताता हूं भोपाल का। एक दिन सुबह होती है, कंप्यूटर में बैठते हैं, कंप्यूटर चेक करते हैं, रोल नंबर आता है सृष्टि देशमुख। कहा मालूम कहां थी, कोस की बच्ची थी ना, अचानक से पूरे देश में सृष्टि देशमुख। फिर एक और पिछले बार सेकंड रैंक आ गई, क्या नाम था उसका? उसका नाम फटाक धरे, कोई नहीं जानता था, ना उसके बाप को जानता, उसकी मां को जानता था, उनके परिवार को जानता था, ना उसकी हिस्ट्री जानता था, ना शायद अगर पास नहीं हो पाती कंप्यूटर में नाम या तो कोई जान भी नहीं पाता है कि एग्जाम को निकालो पूरे देश में संतलाल को भी पहचान लेंगे, पूजा को भी पहचान लेंगे। सबसे इजी माध्यम। बड़े बड़े नेता जिंदगी मर जाते हैं, उतने वो नहीं हो पाते। एक छठाक भर का लड़का ग्रेजुएशन करने के बाद एक एग्जाम पास करता है, टॉपर बनते हैं, पूरा देश जान जाता है कि नहीं जान जाता? कल जो लड़की आई होगी आपके यूपीएससी क्वालिफाई की, पूरा छत्तीसगढ़ जान गया कि नहीं जान गया? उससे पहले कोई जानता था उसको? सबसे आसान माध्यम आपके प्रमोशन का, हर कोई चाहता है। चाहते हो कि नहीं चाहते हो जो मैंने बोला? और बताइए वो चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी आसानी से? सबसे आसान माध्यम, सबसे आसान माध्यम। अब वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपनी बात बोल रहा हूं। तो पहले वाले को या पहली वाले को देखना चाहते हो, या कुछ बनकर ताज पर रुमाल रखना चाहते हो? ये सोच लो। वही आदमी जो पहले मना करता था तुमको, जैसे तुम बन जाओगे तुरंत दौड़ के आएगा। और वही तुम लोगों के लिए, इधर वालों के लिए, जो तुम्हें मना करते तुरंत बिल्कुल देखो सब कुछ हाथ में। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, और ये बेसिक बात कर रहा हूं, आपकी भाषा में बात कर रहा हूं। बहुत सैद्धांतिक को सीनियर, जितना सीनियर अफसर उतनी सिद्धांतिक भाषा में बात करूंगा, आपको दिमाग में नहीं जाएगी बात। ये ध्यान रखो। मैं हमेशा कहता हूं, कई बार बात है ना कि झांक रहे हैं तो अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने अंदर ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। खुद सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात स्वीकारे कौन। ये सीधी सी बात है, छोटी छोटी सी बात है। बहुत छोटी छोटी सी बातें जीवन में बड़े बड़े मायने रखती हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें। तो मैं हमेशा कहता हूं कि छोटी छोटी बातों को आपको देखने की जरूरत है, बड़ी बड़ी बातों से बचने की जरूरत है। और इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ चीजों की आवश्यकता है आपको। कुछ और कोई प्रश्न हो तो पूछिए, क्योंकि मेरे पास जाना है, तो मैं सोचता हूँ कि 10-15 मिनट आपके प्रश्नों का जवाब दे दूं। आपने बोली थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें करना है, तो मैंने थोड़ी थोड़ी चटा करके मोटिवेशनल बातें कर ली। मेरे ख्याल से थोड़ी गर्मी तो आएगी, होगी आ गई, आवाज नहीं आई ना, आ जानी चाहिए। अब कुछ पूछना हो तो पूछ लो। कैसे बना रहे बना कैसे? देखो भाई, डिसिप्लिन बनी इसलिए है ताकि सर दर्द उतरते तक उसका असर बना रहे। दोबारा फिर सर दर्द चढ़ेगा तो फिर से किसी को बुला के सुन लेना। ये मैं बताऊं, मैंने अपना जोश कैसे बनाया। मेरे पास एक अलार्म था, अलार्म। मेरे को भी सोने की बड़ी इच्छा थी। मैं जब रात को सोता था तो साहब, रात को मैं सिर्फ 5 बजे करीब सोता था सुबह, और सुबह मैं 5 घंटा करके 10 बजे करीब उठ जाता था, 9 बजे करीब 4 घंटा सोता था जब मैं यूपीएससी तैयारी करता था। तो मैंने एक अलार्म लगाया था 9 बजे, अलार्म बजा था। उसमें एक चीज थी, उस समय मोबाइल आ गया था, अच्छा था, तो उसमें वो लग जाता था, जो आप रिकॉर्ड करके डालो तो उठ जाता था। तो ऊर्जा लोकेश में समय निकल जाएगा, मेरा मोटिवेशन इसी में था। ऊर्जा लोकेश, नहीं तो हाँ वो उतना ही है दोस्त, तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी। ऊर्जा नहीं तो समय, बस एक ही है। और समय निकल गया ना तो फिर दोबारा नहीं आएगा। एक सिद्धांत है छोटी छोटी, ये ऐसा सिद्धांत है जिसको आपको क्या भगवान को भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये समय निकल गया तो फिर नहीं आएगा। मैं क्या बताऊंगा, मेरे बताने और आपके बताने में कोई फर्क नहीं आएगा। तो आपको उन बातों पे सोचना पड़ेगा। हाँ, फालतू की जो डिस्ट्रक्शन वाली चीजें उनसे बचना पड़ेगा, सब चीजों से बचना पड़ेगा, और इस पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो
आप पे काम आएगा। एक कहानी मेरे दिमाग में याद आ रही है, लेकिन वो मेरी मोटिवेशनल कहानी है, सुनोगे तो बता देता हूँ। मतलब कहानी के मामले आवाज कैसे निकलती देखो। वो कहानी सिद्धांतिक यदि पसंद नहीं आएगी, लेकिन सुना देता हूँ। एक बार इंद्र भगवान ने सोचा, दिमाग खराब हुआ कि साला अब तो मैं पानी नहीं बरसाऊंगा 10 साल। उन्होंने सब किसानों को बोला कि अपने हथियार अंदर कर दो, अपने हथियार अंदर कर दो। ये उन लोगों के लिए जो बार बार पास नहीं हो पाता, इनको डर लगता है। देखा कि यार एक किसान तब भी पगलाया हुआ साला खेत जोत रहा था। इंद्र का दिमाग खराब, बोले यार तेरे को समझा चुका हूं कि 10 साल पानी नहीं गिरेगा, तो पानी नहीं गिरेगा तो तेरी फसल कहां से हो, क्या मेहनत कर रहा है। और छोटे रूप में सुना ना, तो इन्हें उस किसान का जवाब सुनिए, कोई जवाब आपके लिए। बोलता है तुम भगवान हो। हाँ इंद्र भगवान जी, आप तो भगवान हो, आप नहीं भी बरसोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसान हूं और मेरे इसी अनाज से मेरे परिवार चलता है। तुम 10 साल मत बरसो, 20 साल मत बरसो, 25 साल मत बरसो, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अगर खल चलाना बंद कर दिया और मैं भूल गया 4 साल बाद, और तुम धोखे से बीच में बरस गए, तो खेती कौन करेगा और मेरे बच्चों को अनाज कहां से आएगा। इसीलिए मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। इंद्र भगवान को समझ में आया, बोला साला मैं भी कहीं भूल गया बरसाना, तो उसने बरसा दिया। तो आपके प्रयास से भगवान आपको जरूर बरसाएगा, ये मेरा कहना है, ये मेरे विचार। तो प्रश्न तो पूछो, प्रश्न में चर्चा करेंगे। मोटिवेशनल तो बात ऐसी कि तुमसे बात करूंगा तो मैं 10 दिन निकाल दूंगा। जैसे ऐसे का बताइए ना सर, कैसे लिखे। जैसे CGPSC में 4 ऐसे आता है ना, तो एक तो टाइमिंग रहता है, पाबंदियां 450 शब्द रहते हैं। तो ऐसा रहता है कि मान लीजिए 3 ऐसे लिख लेते हैं, आठ से कंटेंट भी खाली हो जाता है ना। और ऐसा रहता है कि ऐसे कोई टॉपिक तो फिक्स रहता नहीं है ना, करंट से उठा सकता है, कहीं से भी उठा सकता है। सर कोई भी एग्जाम आ रहा है तो कैसे मतलब वो रखे कि क्या चीजें पढ़े कि वो काम आए। ऐसे देखिए अब ना, अब कंपटीशन और खतरनाक हो गया है। पहले का कंपटीशन और कमजोर था, पहले ये सब कंप्यूटर नहीं था, गूगल नहीं था, ये नहीं था। अब तो बहुत सारा कंटेंट है, इतना कंटेंट है कि क्या बताएं। अब आप अगर मेंस दे रहे हैं और आप कहते हैं कि 4 ऐसे आ रहा है, तो 400 लोग भी 4 ऐसे लिख रहे होंगे जो पास हो रहे हैं। आपको कोई यूनिक नहीं करना है, आपको प्रैक्टिस करना है दोस्त, लिख लिख के देखना है। अगर आपने 100 बार पेपर में 4-4 ऐसे लिख लिया है, तो वहां पे 4 या 5 ऐसे भी लिख जाओगे। और यदि आपने प्रैक्टिस नहीं किया कि चौथे ऐसे में कंटेंट नहीं बचा, तो यानी आप पहले से ऐसे लिखते नहीं आ रहे थे। ये समझ में आ रहा है, आपने वहीं जाके ऐसे की प्रैक्टिस की। आप 50 बार ऐसे लिखिए और अपने शिक्षक को बताइए, तो आपकी हिंदी भी सुधारेगा, आपका कंटेंट भी सुधारेगा। और बार बार लिखोगे तो आपके पास नए नए कंटेंट आएंगे और आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस पेपर को मेहनत करिए। पर एक ही आंसर है इसका, ऐसे को लिखना चालू करिए, जो आपके टीचर उसको चेक कराइए, जिसके पिछले बार अच्छे नंबर आए, गुरु बनाओ। मैं कहता हूं एक गुरु बनाओ। अगर आपको लगता है कि आपका ऐसे का क्षेत्र कमजोर है, आप देखिए कि पिछले एग्जाम में कौन किसके नंबर ऐसे में अच्छे 2-3 लोग अगर इस क्षेत्र में कोई है, उनको ऐसे बताइए। जो पास हो गया उसको दिखाइए, वो आप पे बहुत सारी चीज सुधार कर देगा। लिखने का कंटेंट तो आपको करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट तो आपके हाथ में। वो कहां से आएगा? लिख लिख के। जब मैंने पहली बार शुरुआत की यूपीएससी की मेंस की, मेरे को लिखते नहीं आता था दोस्त। मैं तो बहुत ही सामान्य स्कूल में पढ़ा था ना, गांव का, वहां कुछ सिखाया भी नहीं जाता था। ना डीपीएस में पढ़े, ना किसी बड़े स्कूल में पढ़े, ना किसी इंग्लिश स्कूल में पढ़े, हमको नहीं आता था। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, दिन रात देखकर लिखना चालू किया। जो भी चीज लिखना चालू किया। एक समय आ गया, कोई बताया कि इसमें ये लिख, इसमें ये लिख, इसमें ये लिख, बता दे। इतना कंटेंट, इतना प्यारा कंटेंट आगे क्या हफ्ता, पूरी चीज प्रॉपर हो गई। और लिखते खुद समझ में आने लगा। एक समय बाद, कुछ 6 महीने बाद कुछ समझ में आने लगा कि क्या लिखना है, क्या वर्ड डालने हैं, क्या स्टेटमेंट डालने हैं, क्या डेफिनेशन डालने हैं, क्या फैक्ट डालने हैं, कहां पे एक्सप्लेनेशन करना है, वो सब चीजें आ गई। ये हमेशा ध्यान रखिए। 7 कंटेंट में हमेशा कहता हूं, किसी भी आंसर राइटिंग में उसकी कुछ चीजों का उपयोग आप ऐसे में कर सकते हैं। ऐसे एक अलग चीज होती है। आंसर राइटिंग पुस्तकी ज्ञान को प्रेजेंटेशन होता है, जबकि ऐसे जो होती है वो अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति की समझ किसी चीज के प्रति। दोनों में बड़ा डिफरेंस। जब कोई भी क्वेश्चन आंसर लिखे, कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन करो, कमेंट करो, है ना, आप क्या बोलते, क्रिटिकल एनालिसिस करो। ऐसे कई प्रकार के आपको 8-10 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जब आप मेंस करेंगे। मैं आपको एक 5-7 चीज बताता हूं, उन 7 चीज में से क्या पूछेगा तो क्या क्या चीज लिखना समझ में आ जाएगा। पहली बात है प्रस्तावना, ठीक है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद है फैक्ट। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि भारत की वर्तमान जनसंख्या बढ़ने से यह समस्या, छत्तीसगढ़ में नस्लवाद का समस्या आ रही है, तो आप बताइए कि ह्यूमन रिसोर्स कितना महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण। आपने एक इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद बताइए कि वाकई क्या फैक्चुअल स्थिति है छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की, फैक्चुअल स्थिति, आपके पास डेटा होगा।
तो पहली बात क्या होगी, आपके हल्के से उस टॉपिक के संबंध में विचार, वो किसी स्टेटमेंट से शुरुआत कर सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल दूं कि कैसे स्टेटमेंट स्वीकार करते हैं? कि गांव के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया तो आप लिखिए कि गांधी जी ने कहा था कि गांव में ही भारत बसता है, भारत गांव का, वहां स्टार्ट कर दो, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, शब्दों को ध्यान रखते हैं। ऐसा ना कि इंट्रोडक्शन साला 150 शब्दों का क्वेश्चन है, आपने इंट्रोडक्शन ही 50 लिख दिया तो कंटेंट ही खत्म हो गया। मतलब इसको ध्यान रखना है। तो 7 चीजों में से कैसे कैसे चीजों को लिखना है वो देखना है। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा कंटेंट, ठीक है, तीसरा जो पूछा है, क्या प्रश्न में पूछा है उसको ध्यान रखना है। अगर पूछा बड़ा है तो ऊपर की चीजें बहुत छोटी हो जानी चाहिए। 7 चीजें बता रहा हूं, 7 चीजें में एक प्रश्न में, कॉमन प्रश्न में। पहली बात क्या हुई? इंट्रोडक्शन। दूसरी चीजें क्या हुई? कंटेंट। तीसरी चीज क्या हुई? जो पूछ रहा है, बेसिक चीजें। चौथी बात क्या हुई? उस पे उसकी विशेषताएं, जो चीज है उसकी विशेषता, उसके लाभ क्या है। उसकी बात क्या हुई? हानियां क्या हो रही है, उसका पार्ट से क्या हानि देखने को मिल रहा है। हानि के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए, सरकार के स्टेप में कहां कमियां रही। आपको सरकार की स्टेप की कमी, आपको कंपटीशन छोटा है, लेकिन जो छोटा कंपटीशन वो बहुत ही खतरनाक कंपटीशन, वहां पे आपको उनके लायक बनना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट, अभी मैं बोलूंगा किसी को टाइम मैनेजमेंट बताइए, 24 घंटे में कितना पढ़ते हैं। 2 बच्चे चाहो तो लिख लो, बताओ कौन कौन। चलो तुम लिखो बेटा, लिखो तुम, और तुम भी लिखो, पेन कॉपी है, चलो 3 लोग लिखो फटाफट। 24 घंटे में कब उठते हो, कब सोते हो, कब खाते हो, कब पीते हो, कब नहाते हो, कब धोते हो और कब पढ़ते हो, फटाफट लिखो, जब तक हम दूसरी बात करें। चुटकुला सुनाओ। लाइट तो नहीं चला दी है, अब मैं चल रहा थोड़ी देर, चल गया क्या, थोड़ा आगे आ जाता हूँ, चेहरा नहीं दिखना चाहिए चुटकुले में, इनको लिखने दो जब तक। आप ये मत सोचो कि आप क्या हो, कैसे हो, कहां से आए हो, सब चीज दिमाग मत लगाओ। ठीक है, छोटा चुटकुला सुनाता हूं, इसके हट गया इसीलिए कि आवाज आनी चाहिए बस, चेहरा नहीं आना चाहिए। सुन भी लिए होंगे हो सकता है, तो हंस लेना अगर आपको अच्छा लगे तो। और समझने वाला चुटकुला भी ध्यान रखना, ठीक है। एक बार अकबर राजा को मालूम होता है कि उसके जैसा हमशक्ल कोई आदमी उसके राज्य में है, ठीक है। तो राजा से बुलाते हैं उसको, क्या भाई आजा। आता यार मेरे जैसा दिख रहा है यार। अकबर बड़े प्रसन्न होते हैं यार, अपने हमशक्ल वाला, ठीक है। उसको लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो ला है, तो वो पूछते हैं बुलाकर राजाओं के बीच में, क्यों तेरी माँ हमारे यहाँ कभी काम करती थी क्या? क्या पूछते हैं? क्यों तेरी माँ हमारे यहाँ कभी काम करती थी क्या? उसका जवाब सुनना, नहीं मेरे पिताजी काम करते थे। इसलिए फालतू की बातों को ना पूछने की जरूरत है ना दिमाग लगाने की जरूरत है। वो पूरे राज्य में जितने मंत्री परिषद बैठे उसमें क्या रह गई अकबर की, अधिक स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है जब तक आप सिलेक्ट ना हो जाए। आप अगर इंसान है तो सामने वाला भी इंसान है, उसको उंगली नहीं करो, तुमको भी उंगली नहीं करेगा। मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? फालतू की बातों को कोई मतलब नहीं जिंदगी में, फालतू की बातों को कोई मतलब नहीं। इसलिए इन सब चीजों जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। लिख ली बेटा? अब थक गया हो, जाना है जल्दी ना। अब ये लास्ट वाली चीज बताऊं और चलें। टाइम मैनेजमेंट थ्योरी पढ़ने के कई सारे थे, हाँ बताओ, पूछो। मेरा वीडियो देख लेना बेटा, मैं जो 10वीं में जो है, 11वीं में जो है उसमें है, वो कौन कौन कैसे कैसे स्टेज में कैसे तैयारी करे उस वीडियो में लिखा हुआ। बहुत अच्छी बात है, 12वीं से स्टार्ट कर दो तैयारी करना। जो बच्चे टॉपर बनते हैं ना वो 12वीं से स्टार्ट करते हैं और 22 साल में वो IAS बन जाते हैं, क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी तक जाते हैं। और जो 22 साल में स्टार्ट करते हैं, बेसिकली हम लोग पहले लोग ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट करते हैं, मालूम ही होता था। तो हम लोग 26 साल में सेलेक्ट होते थे, और 26 साल में सेलेक्ट होते थे तो कहां से रिटायर? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नीचे से रिटायर, वहां तक पहुंचे नहीं, सेक्रेटरी नहीं बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। दूसरी बात, उम्र में एनर्जी एक समय होती है। जब मैं 20 साल का था, मैं आज बताता हूं कि मैं सबसे अधिक दिमाग मेरा कब खराब होता जानते हो? सुनना चाहोगे? जब कोई लड़का सही से, मेरी गाड़ी चलती है, सही से कट के निकालता, मैं बोलता साला खुद भी मरेगा और दूसरों को भी मारेगा। लेकिन मैं थोड़ी देर बाद याद करता हूं, अपने 20 साल पहले आता हूं, ये तो मैं भी था ऐसी 20 साल पहले। 20 साल पहले मैं भी ऐसी था। मतलब हर इंसान में एक एज में स्पीड होती है। अगर आपने उस एज में नहीं किया ना तो आपकी स्पीड अपने आप धीमी होने लगेगी, डिमोटिवेट होने लगेगी एज के साथ। इसीलिए जितनी जल्दी तैयारी करना चालू कर दो बेटा उतना अच्छा है। सेकेंड ईयर में हो अच्छी बात है, अरे 12वीं में भी तो अच्छी बात। नीट वाले को जानते हो कितने, कौन सी क्लास के बाद भेज देते हैं माँ बाप उसको ऐसे स्कूल में पढ़ने कि जा बेटा कुछ भी कर, कहां भेज देते हैं?
कौन से क्लास में भेज देते हैं? और कितने में किसके बाद एग्जाम दे सकता हो? यूपीएससी वाला कोई देखे माँ बाप जिसके बाद 12वीं भेज दिया दिल्ली जा तैयारी करने जा, तो वो कुछ है वहां पे वैसे वाले जो मालूम नहीं होते, इसलिए वो पहले साल निकाल लेते हैं। तो मेरा हमेशा कहना है, आप हमेशा जितने जल्दी शुरुआत कर दो उतना अच्छा है। मेरी बात हो गई? घंटों की बात है, पढ़ने की घंटे की बात में हंसी मजाक में रह गए। घंटे ले आओ, तीनों आ जाओ। हाँ देखो, यूपीएससी इंटरव्यू की तैयारी हम भोपाल में ही कराते हैं बेसिकली। पहले मैं जाया करता था संकल्प भी या नेक्स्ट आईएएस भी, और कई जगह जाया करता था। अब मैं इंदौर भी, अभी इंदौर जाता हूँ पास में। अब क्या है ना, एज के साथ साथ क्या है, स्पीड कम हो गई। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम एक प्रशासक का चयन करें, ठीक है। जब इंटरव्यू में आओगे तब मैं बताऊंगा, इंटरव्यू की क्लास मेरी सुन लेना फिर इसमें पूरी बात, मैं क्या क्या चीज चाहता हूँ एक आदमी सुनने में, ठीक है। मुझसे कोई पूछता है कि भैया पहने कैसे, समस्या शुरू में आती बोलने कैसे, पहने कैसे, ये कैसे करें, तुमसे वही सुनना चाहते हो। यदि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे सामने क्या पहन के आता और क्या बोलता है, जो तुम उम्मीद करते हो ना, वही उम्मीद वो करते हैं। ये बात समझो। 4 आदमी से पूछो कि तुम मेरे से कैसे कपड़े की उम्मीद करते हो, वही उम्मीद करते हैं। खुली खुली बात बोलूं, यूरोप में जाओगे तो एक शॉर्ट ड्रेस का स्कर्ट की उम्मीद करते हैं वहां के स्टाइल में। इंडिया में जाओगे तो क्या उम्मीद करते हैं, 4 बूढ़े आदमी, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूं। तुम्हें पास होना है, उस पर काम करना है, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, जिस चीज को 4 लोग स्वीकार करते हैं वो बात को स्वीकार कर लो। ईगो को बाजू में रखो, बड़प्पन को बाजू में रखो, और केवल वो काम करो जिससे पास अधिकतर नंबर मिले, इसमें फोकस करो, ठीक है। अच्छा आ जाओ, टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहा था, अंतिम बात, ठीक है, क्योंकि मैं थक गया हूं। बताओ, आ जाओ। कहाँ बताओ, सुबह से क्या कर रहे? कोई बात नहीं, आ जाओ तीनों आ जाओ। क्या क्या नाम है इन तीनों का? मनीष राव। आपका? आपका? एक बार तीनों को ताली बजा दो बेटा, गर्म हो जाओ। बताओ क्या करते हो, कितने बजे उठते हो? सर 5:30 बजे उठते हो। हाँ 5:30 बजे उठते हो? जी सर। हाँ डरो मत, कोई बात नहीं, हाँ कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, उसके आगे? चालू है, चालू। हाँ बोलो। सर 5:30 बजे उठता हूँ, फिर 6 बजे तक सर जैसे उठता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद 6 बजे तक मतलब योगा करता हूँ सर। हाँ, फिर? हैबिट है। उसके बाद 6 से 7:30 यहाँ सर का क्लास होता है, मैं से थोड़ा सा वीक है, हाँ। तो उसके लिए आता हूँ। ठीक है, उसके बाद? 7:30 से 9:30 जीएस का क्लास रहता है। ठीक है। उसके बाद 9:30 या 9:45 तक इंग्लिश की क्लास होती है, ठीक है। 11 से 12 ये मेरा सेल्फ स्टडी, ठीक है। फिर लंच जाता हूँ। ठीक है। जी सर। उसके बाद आता हूँ, फिर सेल्फ स्टडी और ये चलता है सर। उसके बाद 4 से 5 मैं युवा का थोड़ा प्रभार देख रहा हूँ, तो उसमें ठीक है। मैनेजमेंट है। उसके 5 से 8 क्लास रहता है सीजीपीए। ठीक है। उसके बाद 8 से 9 मैं जाता हूँ और पूजा करता हूँ, तो वेरी गुड, आगे? फिर 9:30 से 11 तक पढ़ता हूँ सर। ठीक है। और सुबह उठने के बाद टॉयलेट जाते हो कि नहीं? जाता है तो लिख नहीं दो। नहीं ये होना चाहिए, ये मजाक कर, अरे मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद? उसके बाद सर मैं रात में थोड़ा सा फोन और लैपटॉप चलाता हूँ। अरे इन लोगों को हंसा रहा था मैं यार, सर फेसबुक नहीं चलाते? इसी टाइम में चलाता हूँ, 11 साढ़े 11, ज्यादातर इसी टाइम करता हूँ। तो ज्यादातर कितना समय आता है? नहीं ये आधा घंटा टाइम, और सर मैं दोनों टाइम खाना। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारी कमेंट करूंगा, हंसूंगा, इस पर दिमाग मत लगा, हंसी मजाक की बात। सर मेरा जो स्केड्यूल है ये सर लास्ट 2 डेज से मैंने स्टार्ट किया है। इसके पहले मैं जॉब कर रही थी, तो मैं 4:15 अभी रोज रेगुलर उठ रही हूँ। उसके बाद थोड़ा 15 मिनट्स फ्रेश होके देन 4:30 मैं रनिंग के लिए जाती हूँ। आफ्टर दैट 5:30 तक जैसे वापस आना होता है, थोड़ा सा रिलैक्स करके उसके बाद मैं 1 घंटे कंप्लीट मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी करती हूँ। उसके बाद 6:30 to 7:30 घर में ऑलमोस्ट सब लोग उठ गए होते हैं, तो लिटिल ब्रेकफास्ट हो जाता है। उसके बाद जो थोड़ा टाइम मिलता है 1 से 1.5 घंटे, फिर मैं पढ़ाई के लिए बैठती हूँ। उसके बाद 9 to 10:30 का जो 10:30 का जो टाइम होता है, थोड़ा बहुत मम्मी की हेल्प करना होता है घर पे, तो उसके लिए रहता है। उसके बाद दोबारा 11 साढ़े 11 तक मैं बैठने की कोशिश करती हूँ दोबारा पढ़ाई करने के लिए। एंड आफ्टर दैट 2 बजे लंच और थोड़ा रेस्ट होता है। देन 4 बजे से थोड़ा टीवी देखती हूँ मैं, और उसके बाद 7 to 9 का टाइम मैं वापस, मतलब 6 बजे थोड़ा सा पूजा पाठ, उसके बाद फिर वापस जो बैठती हूँ 9:30 तक वो चलता है। देन फिर उसके बाद खाना वगैरह। फेसबुक तुम कुछ नहीं चला? बीच में थोड़ा बहुत चल जाता है। मुझे वो नहीं बता रहे इन लोग। खाना खाने टाइम। अरे भैया तो मान लिया। तुम बताओ। अच्छा सुनना है सबको, लो सुनाओ, फिर से बोलो। हाँ
6 बजे मैं सो के उठती हूँ. देन 7 to 8:30 1 hour न्यूज़पेपर रीडिंग. देन 9:30 to 1:30 आई गो टू लाइब्रेरी. उसके बाद 2 से 4:30 के बीच का जो टाइम होता है लंच का और फिर आफ्टरनून नैप और उसमें जो इंस्टाग्राम फेसबुक वो सब. फिर 5 to 8:30 यहाँ कोचिंग. देन घर जाके रिविजन होता है, डिनर वगैरह सब करके. देन 12:30 तक तो कितने घंटे पढ़ती हो? देखो तुम आप घंटे पढ़ने के घंटे निकालो, चाहे न्यूज पढ़ना हो चाहे कुछ भी पढ़ना हो। ओके 1 2 5 to 6 hours क्लास का छोड़. तुम कितने घंटे? सर 5.5 घंटे. 6 to 7 hours हो रहा है. आपका कितना हुआ? 5.5. 5.5. जिनका 6 to 7 आवर्स हुआ आपका, 6 आवर्स हुआ आपका, 5.5 आवर्स हुआ. अब ये तीनों में अगर तीनों ही कंपटीशन हो तो अधिक, अगर तीनों बराबर हैं तो पास कौन होगा? कॉमन सी बात. अब 6.5 घंटा में ऐसे कौन कौन से समय तुम घंटे बढ़ा सकती हो? देखो फिर इवनिंग में मैं स्पेक्ट कर सकती हूँ और थोड़ा लाइक 9:30 तक 10 तक मैं क्लोज कर देती हूँ, तो वो थोड़ा सा और मैं बढ़ा सकती हूँ क्योंकि उसके बाद फ़ोन वगैरह देखना होता है तो वो मैं स्किप कर सकती हूँ. और आई थिंक टीवी वाला टाइम भी थोड़ा सा मैं और शॉर्ट कर सकती ये हूँ. आपको अपनी अपनी टाइम ब्रेकिंग बनानी है, ठीक है? ये तो वो आदर्श टाइम ब्रेकिंग है. वास्तविकता में जाओगे तो आपको मालूम होगा कि जो 6 घंटे की बात करी रेगुलर 4 से 4.5 ही घंटे पढ़ रही है, ये 6-7 घंटे की बात करी 5 ही घंटे पढ़ रही है, और ये कितने घंटे पढ़ रहा है? ये भी 3 से 4 घंटा ही पढ़ रहा है. वास्तविकता रेगुलर ऐसा है या नहीं? आप लोग खुद बोलो, आप भी सोच के बोलो, ऐसा होता है ना? समय के साथ साथ हम वो पुराने डर्रे पे आ जाते हैं और जो नए कंपटीशन वाले होते हैं लगातार पढ़ते हैं. मैं आपसे बताऊं, मैं अंतिम बात बताना चाहता हूं. ये बात मेरे को बिल्कुल नहीं आता था. मैं कैसे पढ़ता था? जैसे ही मैंने थका, मेरे को अगर एक्सरसाइज भी करनी है तो मेरे दिमाग में जो पढ़ा उसको मैं रिवीजन करता था. मैं अगर चाय बना रहा हूं, क्योंकि मैं उस समय हम दिल्ली रहते थे, बाहर रहते थे, तो जो मैंने पढ़ा यदि थक गया वो आधा घंटा बना कि थक गया 21 घंटे थ्योरी, चाय बनाते बनाते रिवीजन. उसके बाद कंपटीशन अगर मेरे ऊपर रहता है तो आ भाई तो चाय पिलाऊंगा, चल तू भी पढ़ा, मैं बता, जो हारेगा वो साला तोस खिलाएगा. उस समय 50-25 पैसे का तोस आता था, हड्डा बड़ा महत्वपूर्ण होता था. जो बाहर पढ़ते हैं उनके जगह पैसे कम होते हैं, उनके लिए हड्डा बड़ा महत्वपूर्ण होता है, जीतना. तो कंपटीशन करना मतलब खाली समय में जब दिमाग हल्का है तो कंपटीशन कर लो, और जब आप हार जाते हो डर बैठ जाता है, जीत जाते तो खुशी आ जाती है, खुशी से पूरा रट जाता है. दोनों ही फैक्टर अच्छे काम करते हैं. तो अपना टाइम मैनेजमेंट चार्ट बनाइए, उसमें जो क्षेत्र आपको लगता है कमजोर जा रहा है, जहां खराब हो रहा है, तो आपको वहां मेहनत करनी पड़ेगी और वहां मेहनत करिए. ठीक है, बैठिए. बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. मैं राजीव जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने समय दिया, आप लोगों ने मुझे मौका दिया, और मैं पुनः युवा टीम से चाहता हूं कि अगली बार आऊं तो बहुत सारे लोग निकले यहाँ से, बहुत सारे लोग आगे जाएं, क्योंकि कल यूपीएससी को लेकर जो नई बच्ची सेलेक्ट हुई है उसने बहुत सारी चीज बताई होंगी, इसलिए मैंने वो कॉमन बातें बताई जो आपने मुझसे बोली, और वो चर्चा की जो मुझे आपसे प्रश्न पूछे. ठीक है, तो मैं पुनः, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और इस संस्था को सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने राम को आज स्पेशल बुलाया कि तुम जुड़ो इस संस्था के साथ, तुम थोड़ा समय दो निकाल कर, क्योंकि यहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं जो नीडी हैं, और यहाँ से जब परिवर्तन आएगा तो परिवर्तन देश में आएगा और आम लोगों में आएगा. तो इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ राजीव जी और आपकी पूरी टीम का और पूरे इंस्टीट्यूट का. बहुत बहुत धन्यवाद. बस ये है सर कि हम लोग को मन नहीं भरा अभी, खासकर मेरा तो कम से कम, क्योंकि मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि सर के बारे में, कि जैसे सर ने बताया कि सर जब पढ़ ही रहे थे, है ना, उस समय सर के फादर नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई. तो सर को, जो कि पापा गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो एक अनुकंपा नियुक्ति में छोटी जो है एक सहायक ग्रेड टाइप की एक नौकरी मिल गया. तो सर ने वो नहीं किया और बदले में पढ़ाई करते रहे, फिर बाद में वो जो है दिल्ली भी चले गए. तो उस समय कई स्थितियां ऐसी आई, जो अभी मैं कई बार, जो बच्चे जो है छोटा मोटा काम जो करते हैं, तो मैं जो बार बार मना करता हूँ उसका पीछे यही है, बार बार मेरे दिमाग में सर की बातें आती है कि तब गांव के लोग जो है, क्योंकि सर भी वैसे ही गांव के बैकग्राउंड से ही हैं, कोई ऐसे नहीं कि आज सर जो है भोपाल में है, सभी सुविधाएं हैं सर को आने के लिए, घर से निकलेंगे पैर रखेंगे तो गाड़ी में ही उनके लिए गाड़ी खड़ी रहती है, जाएंगे कहीं घूमने के लिए भी जाएंगे तो गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि तब घर में माँ को लोग बोलते थे, इनको बोलते थे, अरे कैसा बेवकूफ है कि मैंने जॉब सरकारी नौकरी मिल रहा था छोड़ दिया. लेकिन वही है, अगर वो करते तो आज कहीं छोटा मोटा
इन सालों में छोटे मोटे बाबू से पहुंचते, अगर प्रमोशन हो भी जाता तो, है ना। और आज देखिए, आज सर तो इसी एज में जो है एडिशनल कमिश्नर, बाद में रिटायरमेंट तक, जैसे सर ने बताया, चीफ कमिश्नर और उससे बड़े पोस्ट पर सर जा सकते हैं, और कितने दूर तक इनका ये हो सकता है। और उससे बड़ी बात सर का जो सबसे अच्छी बात है कि इतने सारी सुविधाएं होने के बाद, है ना, लोग जो है एक आराम तलब की जिंदगी हो जाती है, उसके बाद भी आपने देखा कि सर जो आप विषय बोल रहे हैं उस पर सर का वीडियो बना हुआ है, टेस्ट पेपर्स हैं सर। और लगातार कोरोना के दौरान जो है, मैं सर से वही टेंशन मेरे को हो जाता था कि सर का बार बार आता था कि वहां अभी जो है फेसबुक लाइव में, चूंकि कोरोना में पूरा देश बंद पड़ा हुआ था, लेकिन सर जो है लगातार, चूंकि लोगों का, छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो, उन लोग लॉकडाउन में ना चले जाएं, मैंने उनका स्थिति खराब ना हो जाए, तो बराबर फेसबुक लाइव में क्लासेस चलते रहते थे। तो मेरे को वही चिंता आती थी, अरे बाप रे, सर ऐसे ले रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कहीं पिछड़ ना जाएं इस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि सर का जो जीवन है, वास्तव में उन्होंने जो है ना, जिसको बोलते हैं लीव बाय एग्जाम्पल, जो है वो सर उसके जीते जागते प्रतिमूर्ति कि उस समय जो जी जी। तो थैंक यू सर, थैंक यू।